गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? सब मुझे बताना कमेंट्स में। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें ना हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और बाकी का बचा हुआ हाफ चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आज की डेट में 26 है, हाँ 26 जून आज हमारा सेकेंड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड देन विल स्टार्ट चैप्टर 3 बाय नेक्स्ट वीडियो, जो भी हमारा रहेगा परसों या फिर 2 दिन बाद में। तो हम लोग उसमें थर्ड हमारा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। एंड आई ट्राई कि वो भी मैं 2 या 3 वीडियो में कर लूँ, अगर हो जाता है तो। देखो, मैं बहुत ज़्यादा पुश करके चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करके मैं जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहती। मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन भी चाहिए कि हाँ मैंने अच्छे से समझाया है, फिर चैप्टर ख़त्म हुआ तो वो चीज़ मुझे चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने वो चीज़ रखी थी। एक जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना, कि आप जब कम नंबर ऑफ जो वीडियोस कम में आप पूरा चैप्टर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो वो रहता है कि आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता, बिकॉज थियरी इतना टाइम नहीं लेता। लेकिन अगर आप एक एक टॉपिक का, एक एक कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल करता है तो डेफिनेटली वो टाइम लगता है। तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग न्यूमेरिकल्स पे भी बहुत अच्छे और अलग से वीडियोस लेके आएंगे, सेपरेट वीडियोस रहेंगे न्यूमेरिकल्स पे, ताकि आप लोग का थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देन आपका सिर्फ प्रैक्टिस करना रहे, तो वो हम लोग हमारे जो अलग से सेपरेट वीडियोस है वो होंगे। अगर सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाता है, अगर मैं 2 वीडियो में हर चैप्टर ले आती हूँ तो ऑब्वियसली हमारा जो सिलेबस है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और देन हम लोग न्यूमेरिकल वाली पार्ट पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई सारा इधर उधर की बातें। अब देखो, हमारा लास्ट वीडियो में हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अगर मैं चैप्टर 2 को डिवाइड करूँ तो बेसिकली 2 पार्ट्स में भी डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा पोटेंशियल वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, प्रॉपर्टीज़ है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी वगैरह वो सारा उस पार्ट में आ जाता है। सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारे कैपेसिटर वाला, जहाँ पे हम लोग कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़, टाइप्स, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ द सेकंड पार्ट इज कैपेसिटर, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर कुछ भी बोल दो आप, कैपेसिटर एज द नेम सजेस्ट कि कैपेसिटर, कैपेसिटी, आपको एक वर्ड पता होगा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मैं पर्टिकुलर डिफाइन नहीं करी किस चीज़ की कैपेसिटी के बारे में बात कर रही हूँ, बट बेसिकली जो टर्म है कैपेसिटी, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप कितना होल्ड कर सकते हो, कितना आप कैपेबल हो किसी चीज़ के लिए, कितना आप में पोटेंशियल है उस चीज़ का। तो वही टर्म यहाँ पे भी आ जाती है। कैपेसिटर भी कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आप होल्डिंग की कैपेसिटी की बात करोगे। तो इन जनरल कैपेसिटर जो होता है वो होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है कैपेसिटर? तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मतलब ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। सो व्हाट इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो, तो इलेक्ट्रिक लिखते ज़्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिक डिवाइस, कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस तो हो गई। क्या करती है ये डिवाइस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करती है डिवाइस? दिस इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो एनर्जी भी कौन सी स्टोर करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगी। तो बेसिकली कैपेसिटर इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज बेसिकली अ इलेक्ट्रिक डिवाइस बिकॉज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज़ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्या करती है डिवाइस? दिस इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। क्यों कर रही है एनर्जी स्टोर? क्या ज़रूरत है एनर्जी स्टोर करने की? क्या ज़रूरत है एनर्जी स्टोर करने की? तो कुछ डिवाइसेस हमारे पास ऐसी होगी, डिवाइसेस का मतलब है जो एक्चुअल में आप डेली लाइफ में आपकी डिवाइसेस, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस। कैपेसिटर बहुत बड़ी कोई डिवाइस नहीं होती, छोटा सा कैपेसिटर होता है जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस के अंदर फिट होता है। तो इट इज़ अ स्मॉलर डिवाइस, और जिसको हम लोग बड़ी डिवाइसेस में किसी भी दूसरी डिवाइस में फिट करते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि हमको कैपेसिटर किसी दूसरी डिवाइस में लगाना पड़ रहा है?
तो बेसिकली कुछ सर्किट्स बोल दूँ मैं, कुछ डिवाइसेस ऐसे बोलती हूँ, ऐसा बोल दूँ कि उनके अंदर हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है उनको स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप फ़ैन ले लो, फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए हमको एकदम सडन पावर की ज़रूरत होती है कि एकदम से इसको इतना पावर दे कि एक बार ये स्टार्ट हो जाए, फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमको एकदम से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट की नीड होती है टू स्टार्ट दैट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल फ़ैन ले लो आप, ठीक है। तो ऐसी जब डिवाइसेस होती है जहाँ पे हमको सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हाई एंड सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे वो एक बार को वो जो डिवाइस होगी वो स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमें कैपेसिटर की नीड होती है। बिकॉज कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को होल्ड करके रखता है। मैंने आपको बताया इसका मेन पर्पस होता है टू होल्ड, टू स्टोर द एनर्जी। वो एनर्जी को स्टोर करता है, फिर जब हम किसी डिवाइस में लगाते हो अचानक उसको एनर्जी की जरूरत होती है तो ये अपनी एनर्जी उसे दे देता है और वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो, मतलब उसको वो करंट जो भी रिक्वायर्ड करंट होता है वो मिल जाता है। तो और ये क्या करता है ना, ये सडन सारा का सारा एनर्जी दे भी देता है। जैसे धीरे धीरे नहीं, थोड़ा दिया नहीं, ये एकदम से जितने इसने स्टोर कर देगा धीरे धीरे, उसके बाद वो एकदम से एनर्जी देने के लिए वो कैपेबल है। तो यहाँ पे हम लोग बिना कंफ्यूज हुए एक बार और एक चीज़ बता देते हैं। कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड्स या सप्लाई करता है एनर्जी को, सप्लाई इट एट वंस। मतलब एक बार में सारी एनर्जी एक साथ में किसी डिवाइस को देने के लिए कैपेबल है। तो इसीलिए अगर मैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। मतलब ये एक ही बार में सारी एनर्जी दे सकता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। आपको ये इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये एनर्जी स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है वो आगे हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर एनर्जी करता है, फिर ये जब एनर्जी धीरे धीरे स्टोर कर लेता है, फिर अगर किसी को ज़रूरत होगी ना तो वो जितनी भी उसने एनर्जी स्टोर की ना वो एक साथ में दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एनर्जी स्टोर करी है फॉर एग्जाम्पल 10 जूल, ठीक है, और किसी को 10 जूल की नीड है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले 1 जूल देगा फिर 2 जूल देगा, या मतलब ऐसे सीक्वेंस से नहीं चलेगा कि धीरे धीरे सप्लाई करे, नहीं, वो सारी की सारी 10 जूल ऑफ एनर्जी एक बार में सप्लाई कर सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत हाई करंट की नीड होती है। फॉर एग्जांपल आप फ़ैन ले सकते हो, मोटर ले सकते हो, जो मोटर होती है ना पानी खींचने की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस होती है जिनको स्टार्ट करने के लिए एक बार को हमको बहुत ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वाला पर्पस हमारा ये कैपेसिटर पूरा कर लेता है, वहाँ पर ये काम आ जाता है। हाई करंट का मतलब है आप 20 भी नहीं, 25 से लेके 60, जितना भी 60 एम्पियर, जितना आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट के लिए चाहिए होता है वहाँ पे आपका ये पर्पस पूरा करता है। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। अब हमारे पास आता है कि कैपेसिटर से एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस। क्या वर्ड आता है, कैपेसिटेंस। क्या मतलब हुआ कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस का मतलब हुआ कैपेसिटर से रिलेटेड ही कैपेसिटेंस। कैपेसिटर मैंने आपको बताया इट इज़ अ एबिलिटी, इट इज़ अ कैपेसिटी। कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटी, किसको होल्ड करने के लिए, तो ये होता है कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, या एनर्जी भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रिफर्ड या फिर ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन में आपको बोलूँ तो उसके अंदर होता है टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। कैपेसिटी बोल दो, एबिलिटी बोल दो, एक ही बात है। अब देखो कैपेसिटेंस जो होता है ना वो कैपेसिटर की ही क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, इसका मतलब देखो आप किसी चीज़ को बताते हो, जैसे कि मैं हूँ तो मेरे साथ में मेरी प्रॉपर्टीज़ आएगी कि मेरे अंदर क्या क्या कैपेसिटीज़ है, मेरी एबिलिटीज़ क्या है कि मैं ये चीज़ अच्छा कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ अच्छा कर सकती हूँ। उसी टाइप से कैपेसिटर की अपनी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कैपेसिटेंस, जिसका मतलब होता है कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। मैंने बताया इट इज़ अ कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। जितना ज़्यादा वो होल्ड कर पाएगा उतना उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, मतलब उतना वो ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर है। अगर वो बहुत ज़्यादा चार्जेस होल्ड कर पा रहा है तो इट इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो बहुत अच्छा कैपेसिटर होगा। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटेंस, इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस।
अब मैं बात करूं कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लो, पर मोस्टली विल डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कहाँ से आता है? एक रिलेशन हमारे पास आएगा, Q इज़ द चार्ज, Q इक्वल्स टू सी वी, V इज़ वोल्टेज, Q इज़ चार्ज। यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस C इज़ व्हाट? कैपेसिटेंस, Q इज़ चार्ज एंड V इज़ वोल्टेज। अब आप देखो ये डेफिनेशन फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन कहीं पे गिवन नहीं है बहुत ज़्यादा। आप अगर आइडियल बुक्स पे जाओगे वहाँ आपको मिल भी जाएगा, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हमको इसका कंसेप्ट समझना है कि इस रिलेशन से हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। कैसे आता है इसको हम लोग थ्योरेटिकली समझ सकते हैं कि कैसे ये कैपेसिटेंस Q और V के साथ रिलेशन में आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है तो हमें पता है कंडक्टर का सारा चार्ज का रहता है, इसके सरफेस पे रहता है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बता देती हूँ, ठीक, कंडक्टर है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इनफाइनाइट पोजीशन पे हमारे पास कोई चार्ज है स्मॉल q, हमको इसको इधर ट्रांसफ़र करना है। जो डेफिनेशन हम लोग पोटेंशियल की भी पढ़ते हैं, जो डेफिनेशन हम लोग वर्क डन की भी एनर्जी की भी पढ़ते हैं, वो सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ते हैं। तो इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी ना, तब यहाँ आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो वर्क डन की डेफिनेशन हमारी होती है dW इक्वल्स टू V dQ। ये डेफिनेशन हम लोग बहुत बार अभी तक पढ़ चुके, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस रिलेशन से देखो कि जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ही पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि मुझे इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए जितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, जितनी मेहनत लगानी पड़ेगी, तो वो मेहनत ज़्यादा नहीं टिक सकती। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास 20 पत्थर है, मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ा है। अगर वो पत्थर बहुत ज़्यादा है तो मैं 2 पत्थर 3 पत्थर ले पाऊंगी, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मैं नहीं पहुँचा पाऊंगी। अगर वो पत्थर हल्का होता है, मुझे कम मेहनत करनी पड़ती, तो मैं सारे के सारे ले जाती। तो बेसिकली मेरा मतलब है कि हमें जितना कम काम करना पड़ेगा ना, उतना उस पर चार्ज ज़्यादा आ पाएगा। बिकॉज अगर हम लोग काम कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक इजीली आ रहा है, तो नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा आ पाएंगे। अगर हमें काम कम करना पड़ रहा है, बेसिकली हमें इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ रही है, तो कम मेहनत में क्या होगा कि नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा ये होल्ड कर पाएगा। और जब नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होल्ड कर पा रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, बिकॉज कैपेसिटेंस इज वॉट? कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये चीज़ क्लियर है? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारा वर्क डन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वर्क डन कम होगा तो हमारा चार्ज वोल्टेज भी क्या होगा? कम होगा ना, बिकॉज ये यहाँ पे रिलेशन में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये रिलेशन आता है कि वोल्टेज की वैल्यू जितनी कम होगी, हमारा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा है, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आया है। दिस इज़ नॉट द डेरिवेशन, इसको समझने का एक तरीका है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करूँ कि कैपेसिटेंस के अंदर कुछ हाँ ठीक है, यहाँ तक हम लोग इस डेफिनेशन आ जाती है। इसके बाद में हम लोग अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि फॉर्मूले में हमको गिवन है कि C इक्वल्स टू Q अपॉन V, बट दिस कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज। फॉर्मूले में क्लियरली दिख रहा है C इक्वल्स टू Q अपॉन V, लेकिन ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी हमारा कैपेसिटर होगा ना, उसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड होता है, आप उस पर कितना ही वोल्टेज बढ़ा लो, चार्ज बढ़ाओ, चेंज नहीं होगा। एक डिवाइस के लिए दैट कैपेसिटेंस इज फिक्स्ड। किसी कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स्ड होती है। वो डिपेंड करती है किसकी? उस कैपेसिटर की। लिख देते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो दैट इज सबसे पहली चीज़ है कि जो कैपेसिटेंस है ना किसी कैपेसिटर का, अब ये बात समझ लेना, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैपेसिटेंस की बात करी तो वो कैपेसिटर के लिए बात करूँगी, बार बार मुझे रिपीट नहीं करूँगी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ऑब्वियसली हम लोग कैपेसिटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर लिख देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स on the dimensions of the capacitor and properties of the medium. This is very very important
कि चाहे हमको फॉर्मूले में ये रिलेशन गिवन है उसमें लिखा है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, लेकिन हर कैपेसिटर के लिए उसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड होता है। एक बार आपने ये प्रोसेस कर ली, नाउ दैट इज फिक्स्ड। ये क्यू और वी पे डिपेंड कर रहा है, ऑफकोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब हम लोग ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमारा कैपेसिटर बन गया, बन के रेडी है, अब उसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वो कब चेंज हो सकता है? जब उस कैपेसिटर के डायमेंशन को हमने चेंज किया। डायमेंशन का मतलब है उसका एरिया, उसका जो फिजिकल डायमेंशन है ना, वो एरिया वगैरह, उसकी लेंथ, उसके बीच की डिस्टेंस, वो अगर हम लोग चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग कैपेसिटेंस को मीडियम से कैसे रिलेट करते हैं। अगर हम लोग मीडियम चेंज करते हैं ना, कभी हमने पानी रखा, कभी डाइलेक्ट्रिक रखा है, कभी कुछ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कैपेसिटेंस चेंज होता है। कैसे चेंज होता है आगे अलग से उस पर टॉपिक आएगा, अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली द इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक बार हमारा कैपेसिटर बन के रेडी है, फिर वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर की, उसका डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन कैसा है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो बेसिक सारी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट होता है ना कैपेसिटर से रिलेटेड, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे आपको कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, जो हमने बेसिक चीज़ें अभी तक पढ़ी है। अगर मैं इसके आगे बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है। देखो, हम लोग इनको हटा देते हैं। See, we have a relation C equals to Q upon V। यहाँ से मैं रिलेशन, जो हमारा स्टार्टिंग रिलेशन था, Q इक्वल्स टू सी बी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ रही है। एक आ रही है C की वैल्यू Q अपॉन V, दूसरी आ रही है C की वैल्यू, दूसरा आएगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू V अपॉन Q। हो सकता है दोनों रिलेशन। अब अगर मुझे ग्राफ पूछा, अगर मुझे पूछा है ग्राफ Q और V के बीच में ऐसे, और एक अगेन ग्राफ है, उल्टा कर दिया हमने V एंड Q, तो दोनों में ही प्रोपोर्शनल आएगा, बिकॉज Q इक्वल्स टू सी वी, चाहे Q इज प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज प्रोपोर्शनल Q, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक जगह C आ रही है, एक जगह 1 अपॉन C आ रही है, बट स्ट्रेट रिलेशन आएगा ऐसा। ठीक है, दोनों में ही ये प्रोपोर्शनल आ रहे हैं एक दूसरे के। अगर मैं बात करूँ थीटा लगा के, टेन थीटा दैट इज आर स्लोप ऑफ द ग्राफ, टेन थीटा वो आ जाएगा Q अपॉन V। कितना आ रहा है Q अपॉन V? C। इस ग्राफ की बात करूँ, टेन थीटा कितना होगा इस बार? V अपॉन Q। V अपॉन Q की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन C। आ गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको दो ग्राफ गिवन है। ठीक है, हम लोग दो ग्राफ बना देते हैं छोटे छोटे। ये दो ग्राफ, एक में Q और V का रिलेशन है, एक में V और Q का रिलेशन है। आपको दो दे दिया, दिस इज C1, दिस इज C2, अगेन दिस इज C1, दिस इज C2। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ भी है, और देखने में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पूछा है C1 एंड C2 के बीच में रिलेशन निकालो, मतलब C1 इक्वल्स टू C2 है, C1 इज ग्रेटर देन C2 है, C1 इज लेस देन C2 है। क्या रिलेशन आ रहा है? नन ऑफ द अबव, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही ग्राफ के लिए अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? अगर मैं बात करूँ Q अपॉन V की, तो ये यहाँ पे जो हमारा ये स्लोप आता है वो आता है प्रोपोर्शनल C के। इसका मतलब थीटा जितना, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू C आ रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी C की वैल्यू भी उतनी होगी। तो यहाँ पे ये वाला थीटा ज़्यादा, ये वाला थीटा कम है, तो इसका मतलब C2 ग्रेटर देन C1 होगा ना, क्योंकि C2 के लिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा मतलब टेन थीटा ज़्यादा, तो ये रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन दूसरे ग्राफ में देखो V अपॉन Q, मतलब टेन थीटा आ रहा है 1 अपॉन C, तो इसका मतलब जहाँ पे एंगल कम होगा ना, वहाँ C की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एंगल कम है, तो C1 ज़्यादा होगा, C2 कम होगा, तो यहाँ पे रिलेशन हमारा चेंज हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ग्राफ किसके बीच में पूछा है, मतलब एक्सिस पे क्या लिया, Q लिया है, V लिया है, V लिया है, Q लिया है, ये दोनों रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के, अभी तक हमने कैपेसिटर की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप्स के बारे में, क्या क्या इसके टाइप होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के कैपेसिटर होंगे जो आपके सिलेबस में है, उसमें से भी मेनली आप एक ही टाइप का कैपेसिटर पढ़ोगे। जो 3 टाइप के कैपेसिटर है ना, वो है, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर,
एक है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और एक हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहाँ पे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिटेल में पढ़ोगे। बाकी दोनों कैपेसिटर के सिर्फ फॉर्मूलाज गिवन हैं जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले जो स्फेरिकल कैपेसिटर है हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर? स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब है, देखो जब हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग बात करें कंडक्टर्स की। इनको विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स हम लोग बनाते हैं, कंडक्टर की हेल्प से कैपेसिटर बनता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब स्फेरिकल कंडक्टर लेना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, जो शेल हम लोग पढ़ते हैं ना स्फेरिकल शेल वैसा। और कंडक्टर है तो इसका सारा का सारा चार्ज क्या रहेगा? सरफेस पे रहेगा। ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर फील्ड ज़ीरो होता है। पोटेंशियल रहता है बट फील्ड इसके अंदर क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, सॉरी कंडक्टर। इसी को हम लोग क्या मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखो स्फेरिकल कैपेसिटर है तो इसकी रेडियस ले लेते हैं r। अब मुझे बताओ, जब भी हम लोग कैपेसिटर को स्टडी करेंगे तो बेसिकली वी वांट टू फाइंड व्हाट? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो भी हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे, चाहे स्फेरिकल पढ़ रहे, सिलेंड्रिकल पढ़ रहे, या फिर हम लोग पढ़ रहे क्या पैरेलल प्लेट, तो हमको क्या निकालना? मेन चीज़ कि कैपेसिटर कितना, उसका कैपेसिटेंस कितना, बेसिकली वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें जो विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बनेगा। कंडक्टर है तो सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा। अब हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस C कितना आएगा। तो C का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। दिस इज अभी तक हमने कैलकुलेट किया, अभी भी तो दिस इज नोन टू यू, अभी तक तो हो जाना चाहिए। अब इसका टोटल चार्ज लेट्स से इस कैपिटल Q, तो बेसिकली कैपिटल Q हमें गिवन है। अब हमें बताना है पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात आती है तो देखो सारा का सारा चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। और हमने हमारा लास्ट वीडियो था उसमें ये कैलकुलेट कर लिया है कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? तो पोटेंशियल होता है Q/R। R इज द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? Q/V यानी KQ/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली इट इज R/K। और K की वैल्यू हमें पता है, K इज ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 होता है। ε0 अगर हम लोग जो हमारा मीडियम है उसको एयर लेके चल रहे हैं, तो अगर अलग अलग मीडियम है तो परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो C इज व्हाट? R/K यानी 4πε0R। दिस इज आर रिलेशन इन केस ऑफ एयर मीडियम। जब हमारा वैक्यूम में है, एयर में है मीडियम, तब की बात करें, अदरवाइज ये एप्सिलॉन की फॉर्म में आएगा और वहाँ पे एप्सिलॉन की अलग अलग वैल्यू के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी लोग एयर के लिए पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। और स्फेरिकल कैपेसिटर किसके हेल्प से बनेगा? स्फेरिकल कंडक्टर की हेल्प से बनेगा। जितने भी हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ेंगे ना, सबसे हम कंडक्टर से ही बनाएंगे। पैरेलल प्लेट है तो पैरेलल प्लेट्स के अंदर प्लेट्स लेंगे, शीट्स लेंगे हम लोग, कंडक्टिंग शीट्स लेंगे। सिलेंड्रिकल होगा तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंगे, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या रहता है। यहाँ पे हम स्फेरिकल है तो स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखो R क्या है? R है रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर की। नाउ सी, अगर मैं पूछूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एज्यूम, सबसे पहले एज्यूमिंग अर्थ एज अ स्फेरिकल कंडक्टर, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। इसका मतलब है कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो एज अ स्फेरिकल शेप में स्फेरिकल कंडक्टर काम करता है। अगर हम लोग उसको कैपेसिटर बनाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का डायरेक्टली, विच इज़ 4πε0R। 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, ε0 की वैल्यू भी हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। एंड R क्या होगा? रेडियस किसकी होती है? स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर क्या अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर या फिर 6400 × 10⁻3, और ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 होता है। आप इसकी वैल्यू पुट कर लो। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो हमारे पास आएगा 7, ऑलमोस्ट लिख देते हैं, ऑलमोस्ट इतना आता है, × 10⁻6 या फिर 700। चलो हम लोग एक मेन चीज़ यहाँ पे बताना भूल गए, दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड।
फैरेड होता है, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली देखो C इक्वल्स टू Q अपॉन V ना, तो ये होना चाहिए कूलॉम पर वोल्ट, पर यूनिट वोल्ट, ये होना चाहिए। लेकिन इसी को हम लोग ने एक टर्म दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं फैरेड। तो फैरेड होता है हमारा कैपेसिटेंस की यूनिट, कि इसका 1 फैरेड है, 2 फैरेड है, तो दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 711 माइक्रो फैरेड, दैट इज वेरी 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 लेस। माइक्रो की टर्म में आ रहा है, इसका मतलब इतनी बड़ी अर्थ हमारी जिसका रेडियस 6.4 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर है, इतनी बड़ी अर्थ होके भी हमारे पास कैपेसिटेंस माइक्रो की वैल्यू में आ रहा है। मतलब नॉट इवन अ सिंगल फैरेड, 1 फैरेड भी नहीं, माइक्रो फैरेड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ फैरेड, दैट इज वेरी वेरी लेस। मतलब इतनी बड़ी रेडियस होने के बावजूद भी हमारा कैपेसिटेंस 1 फैरेड से भी बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब इतना बड़ा रेडियस है, इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है, लेकिन वो फिर भी इतना कम चार्ज होल्ड कर पा रहा है। कैपेसिटेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू होल्ड द चार्जेस। अगर कैपेसिटेंस कम है तो एबिलिटी चार्ज को होल्ड करने की भी कम हो गई, तो इसका मतलब ये बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, हमारे पास होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि हमें 1 वोल्ट हम लोग इंक्रीज करेंगे ना, तो हमारे पास इतना कैपेसिटेंस ही मिलेगा। फिर दूसरा होल्ड करेंगे तो इतना और कैपेसिटेंस मिलेगा पर वोल्ट वैल्यू होती है। बिकॉज आप देख लो C इक्वल्स टू Q, अगर Q इक्वल्स टू CV होता है। अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू बराबर होंगे तो Q इक्वल्स टू C हो। Q क्या होता है? एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। तो यहाँ पे हमको 1 वोल्ट इंक्रीज करने पे सिर्फ इतना ही क्या मिल रहा है? कैपेसिटेंस मिल रहा है। तो अब हमें क्या करें कि हमारा 1 फैरेड से भी कम है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ कैलकुलेट करते कि अगर हमारा कैपेसिटेंस हमको 1 फैरेड चाहिए, कि कम से कम माइक्रो या मिली में नहीं आके हमें 1 फैरेड मिल जाए, तो उसके लिए कितना रेडियस होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? अब हमें मान लिया कि हमें कैपेसिटेंस 1 फैरेड चाहिए, तो 1 वैल्यू पुट कर ली, 1। अब इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है? K कांस्टेंट की तो होता है, और K कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है। तो R इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब कम से कम इतनी रेडियस होना, तब जाके हमको 1 फैरेड का कैपेसिटेंस मिलेगा। कम से कम इतनी रेडियस, मतलब हमारे अर्थ की रेडियस से भी ज़्यादा। अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶, उससे भी ज़्यादा, ये 10⁻⁹ है, उससे भी ज़्यादा रेडियस का कोई कंडक्टर है, कोई कैपेसिटर है स्फेरिकल शेप में, तब जाके हमको 1 फैरेड का कैपेसिटेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफ़िकल्टी आ जाती है कि हम लोग बोलते हैं ना कि स्फेरिकल और जो सिलेंड्रिकल है वो आपके सिलेबस में इतना नहीं है। द रीज़न इज़ कि ये बहुत कम यूज़ में आते हैं। किस लिए कम यूज़ में आते हैं? कि भाई इतना बड़ा रेडियस का हम लोग कैपेसिटर बनाएंगे, तब जाके हमको 1 फैरेड का कैपेसिटेंस मिलेगा। तो फिजिकली दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। इसके लिए बहुत कम यूज़ में आते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा रेडियस होने पर भी हमें सिर्फ 1 फैरेड का कैपेसिटेंस मिलता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम लोग कैपेसिटर के लिए बोलते हैं ना टू स्टोर द एनर्जी। तो जब हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे चार्जेस, देखो चार्ज होगा तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और हमें पता है, जैसे हमने पॉजिटिव साइन लिया, आप नेगेटिव भी लेके चल सकते हैं, पॉजिटिव साइन लिया तो इस टाइप से हमको ये फील्ड लाइन्स मिलती है। फील्ड लाइन्स मिलती है ना, जो क्या शो करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, फील्ड लाइन्स मिलती है। तो आप देखो, फील्ड लाइंस की वजह से हमें एनर्जी मिलेगी, तो इसकी एनर्जी भी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कन्फाइंड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। रिबा मतलब ये एनर्जी को हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड नहीं कर सकते। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी। यहाँ पे आर है ना, जो इनफाइनाइट तक जा सकता है। हमें नहीं पता रेडियस यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, तो इनफाइनाइट तक इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो हमें एक फिक्स्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे नहीं मिलती, इसीलिए भी ये कम यूज़ में आता है। तो ये दो इसकी लिमिटेशन होगी। पहला तो बहुत बड़ा रेडियस होगा, तब जाके हमको 1 फैरेड का कैपेसिटेंस मिलेगा, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि इसकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ओपन एरिया में रहती है। रेस्ट्रिक्टेड या बाउंडेड एनर्जी हमको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से भी इसका यूज़ कम होता है। तो ये इसकी दो क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि एक स्फेरिकल जो कैपेसिटर है ना, वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इसका भी एक फॉर्मूला हमें को निकालना है कि कितनी एनर्जी ये स्टोर कर पा रहा है। बेसिकली स्फेरिकल एनर्जी का, एनर्जी
एनर्जी का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब हमें वर्क डन निकालना है, बिकॉज हमारे पास ये रिलेशन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, दो ये डेफिनेशन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन निकाल देते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन का मतलब है ये हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, चार्ज हमारा इस टाइप से है, टोटल चार्ज लेट्स से क्यू। हमने एक स्मॉल चार्ज को क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, दिस इज एट पॉइंट इनफाइनाइट। तो हमें वर्क डन कितना पड़ेगा, वर्क डन का हमको फॉर्मूला पता है, ये होता है। अब देखो हमें टोटल वर्क डन निकालना है, या फिर हम लोग इसको बात करेंगे हमारी एनर्जी निकल जाएगी, या एनर्जी ले लो। अब देखो डेल्टा यू में आप कंफ्यूज मत होना, ये यू एफ माइनस यू आई होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इनिशियल पोजीशन इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो यू इनफाइनाइट एट जीरो हो जाता है, तो हमको एनर्जी यू, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, वो निकल जाएगी। ये सारी चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू। अब देखो Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसी स्मॉल चार्ज के लिए बात करते हैं, तो ये हो जाएगा C इज फिक्स्ड। C मैंने बोल दिया किसी कैपेसिटेंस के लिए फिक्स्ड, कैपेसिटर के लिए फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे V की वैल्यू जाएगी Q अपॉन C। तो हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन C डी क्यू। अब इसका चार्ज कहाँ से कहाँ डिफर होता है, जीरो चार्ज से लेके कैपिटल Q, बिकॉज टोटल चार्ज इज कैपिटल Q हो जाएगा। चार्ज डी क्यू है तो चार्ज की लिमिट लगेगी, तो हमारे पास एनर्जी U इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, C इज कॉन्स्टेंट, बाहर ले लिया, जीरो से Q, Q डी क्यू। आप इसको कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा, 1/c Q स्क्वायर बाई 2 और जीरो से कैपिटल Q। आगे और कैलकुलेट करोगे ना, तो हमारे पास फाइनल जो रिलेशन आएगा वो आएगा U इक्वल्स टू हाफ सी वी, सॉरी ये V की टर्म है ना, तो आएगा कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2c। दिस इज द रिलेशन ऑफ आर एनर्जी, Q स्क्वायर अपॉन 2c। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज Q इक्वल्स टू सी वी ना, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा C स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। हो सकता है, एक हो सकता है, देखो अगर मैं मान लूँ ये C स्क्वायर है, तो एक C से डिवाइड करना पड़ेगा। C स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है कि अच्छा ये तो सेम रिलेशन ही आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, एक रिलेशन हम लोग और ला सकते हैं Q और V के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, C को एलिमिनेट करेंगे, C की वैल्यू रख दो Q अपॉन V। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हमारे पास हो जाएगा U इक्वल्स टू Q स्क्वायर एज इट इज, और C की जगह रख दो Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो ये हो जाएगा हाफ Q V, ये रिलेशन भी हमारे पास आ जाएगा। तो अगर एक फॉर्मूला आपके पास है तो बाकी के दो फॉर्मूला निकालना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला पुट करके दूसरे फॉर्मूलास निकल जाएंगे। मेनली हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ में करते हैं, कहीं पे ये आ गया तो ये भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय अ स्फेरिकल कंडक्टर कितनी होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2c। जितना Q C जितना चेंज होगा उसके हिसाब से हमारा एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, अब एक टॉपिक आता है redistribution of charges यही है ना टॉपिक, हाँ, redistribution of charges and loss in energy। क्या मतलब हुआ इसका, तो देखो we have two spherical कैपेसिटर्स, हम लोग स्फेयर की बात करें तो वी हैव टू स्फेरिकल कैपेसिटर्स, दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है। इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2 हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, टोटल चार्ज इज व्हाट, Q1 प्लस Q2। अगर हम लोग इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालते तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन है जहाँ पे कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। हमने टू इंडिविजुअल स्फेरिकल कैपेसिटर्स लिए जिनके डायमेंशंस प्रॉपर्टीज अलग अलग है, बिकॉज इनका पोटेंशियल अलग है, चार्ज अलग है, रेडियस अलग है, सब चीज़ अलग है, तो इनका कैपेसिटेंस भी अलग अलग ही होगा। डायमेंशन अलग है ना, रेडियस अलग अलग है, तो कैपेसिटेंस तो अलग अलग ही होगा। तो अगर मैं बात करूँ Q, तो ये क्या हो जाएगा, C1 V1। Q का रिलेशन क्या होता है, CV, और दोनों के लिए अलग अलग है सारे फॉर्मूलाज, तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। इसको भी आप लिख दो CV टोटल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं निकालूँ
सी वी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, C1V1 प्लस C2V2, चलो इतना ही रखो एक बार को आप, ये जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब मुझे करना है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, अगेन वी हैव ये सेम का सेम दो स्फेरिकल कंडक्टर्स, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, अब देखो, अब मैंने ना इनके बीच में एक वायर कनेक्ट कर लिया, वायर कनेक्ट कर लिया है ना, तो देखो वायर कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, अब भी देखो इनका रेडियस अलग है, R1 है, इसका R2 है, ठीक है। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। अब देखो सॉरी, अब है ना हमने वायर लगा दिया ना, तो चार्ज चेंज हो जाएगा, इसको ले लो Q1 डैश, इसको ले लो Q2 डैश हो जाएगा। अब देखो जब भी हम लोग दो कंडक्टर्स को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, पोटेंशियल जैसे एक का हायर पोटेंशियल से लोअर, आपको पता है पोटेंशियल कैसे फ्लो होता है, हायर टू लोअर साइड, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा हायर टू लोअर, और जब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाए। तो सेम पोटेंशियल मतलब अब इसका भी V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, रेडियस वगैरह तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी क्या रहेगा, अलग ही रहेगा, इसका C1 इसका C2 होगा। अब अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा, बिकॉज चार्ज चेंज हो गया है, बिकॉज पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया है, सेम पोटेंशियल पे आ गया, तो चार्ज की वैल्यू अलग हो जाएगी, बिकॉज वी हैव Q इक्वल्स टू CV। तो अब पहले क्या था, C1V1 था, अब C1V हो जाएगा, तो इसकी वजह से चार्ज की वैल्यू भी चेंज होगी, तो इसलिए हमने Q1 डैश और Q2 डैश लिखा। तो अब हमारा टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, दैट नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन टोटल वैल्यू सेम रहती है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, तो टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, C1V हो जाएगा प्लस C2V हो जाएगा, और इसको ले लो CV, दिस इज पॉसिबल ना। अब हमारा वोल्टेज सेम पोटेंशियल पे आ गया, बिकॉज हमने इसको किसी वायर से, मेटल वायर से कनेक्ट कर लिया है, तो जो पोटेंशियल है वो हायर टू लोअर साइड फ्लो हो जाएगा, जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाएगा पोटेंशियल का। तो यहाँ से आप देखो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी C1V प्लस C2V अपॉन C, एम आई राइट, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो Q, दिस इज ऑल्सो Q, आप इसको Q ले लो, इसको भी Q ले लो, आ गया। अब देखो, अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ ना, बिकॉज टोटल चार्ज की वैल्यू सेम है, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2V, आप कॉमन ले लो, हो जाएगा। यहाँ से हमारा कैपिटल V यानी इस V की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बेसिकली अगर आपको कुछ ऐसा न्यूमेरिकल गिवन है जहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और आपको पूछा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फाइनल वोल्टेज जो होगा वो कितना आएगा, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली वो फॉर्मूले से वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ये तो केस हो गया जब दोनों सेम चार्जेस के हो, मतलब एक पे पॉजिटिव दूसरे पे पॉजिटिव है। अगर ऑपोजिट चार्जेस हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, फॉर्मूले में इतना सा चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस का, अगर ऑपोजिट चार्जेस हो तब, और सेम चार्जेस हो तो हमारे पास वो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपके पास कहीं आएगी रीडिस्ट्रीब्यूशन कराए कोई वायर कनेक्ट करके, और वहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो वो इस टाइप से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है लॉस इन एनर्जी, कि एनर्जी में लॉस कितना होगा। एनर्जी में लॉस का मतलब है हम लोग को निकालना है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, या फिर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। पहले वाले जो क्वेश्चन था ना, उसमें भी शायद मैंने इनिशियल माइनस फाइनल का गड़बड़ कर दिया, तो वो आप चेक कर लेना, शायद मैंने उल्टा लिख दिया था, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल होगा, वही लॉस होगा ना हमारा, इनिशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल एनर्जी कितनी थी। तो इनिशियल एनर्जी हमारी कितनी होती है, देखो फॉर्मूला होता है हाफ CV², यही होता है ना। तो इनिशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ, यहाँ पे सब अलग था, तो एक कैपेसिटर की हो जाएगी हाफ C1V1² और दूसरे की हो जाएगी हाफ C2V2², ये हो जाएगी हमारी इनिशियल एनर्जी। अब हमें फाइनल एनर्जी की बात करो तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 और V², ये हो जाएगी हमारी फाइनल, बिकॉज फाइनल के अंदर हमारा कैपेसिटेंस तो ऐड हो गया था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये था Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2V,
यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो आप यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास फाइनल एनर्जी आ जाएगी हाफ C1 + C2 मल्टीप्लाई बाय V²। हाफ CV² होता है ना, तो देखो कंपेयर करो, अगर मैं इसको लिखूँ CV, तो जो C हो जाएगा ना वो C हो जाएगा C1 + C2 और V तो V रहेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो जाएगा। अब देखो, अब आपको लॉस निकालना है तो आप UI - UF कर दो। तो अब देखो इतना कैलकुलेशन करते हैं, मैं अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देती हूँ। डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास आएगा हाफ C1 C2 C1 + C2 और ये हो जाएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द लॉस इन एनर्जी की जब रीडिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कराते हो ना, कि हमने बीच में वायर लगा दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उसके बाद में एनर्जी का कितना लॉस होगा, तो वो आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि 2 स्फेरिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वैल्यूज गिवन होगी कि कैपेसिटेंस इतना इतना है, फाइंड द लॉस इन एनर्जी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करके कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो, अगर इनिशियली ही दोनों सेम पोटेंशियल पे हुआ, इसका भी V1 है, इसका भी V1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कोई लॉस हुआ ही नहीं। दैट इज ट्रू ना। अगर हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, जब अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है, जब वायर लगाएंगे तो सेम पोटेंशियल पे आएंगे, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऑलरेडी अगर सेम पोटेंशियल पे है तो फिर तो कुछ ट्रांसफर होना ही नहीं है, तो लॉस भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताना, बिकॉज देखो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ इस टॉपिक में नहीं। अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो इसलिए कहीं प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग बताना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द मेन हेडिंग ऑफ योर बुक। आपकी बुक में भी मेनली आपको इसी के बारे में पूछा है। तो देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमारे पास क्या होती है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती है। मैंने पहले आपको बताया कि कैपेसिटर हम लोग कंडक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल प्लेट, नाम से ही बता रहा है, 2 पैरेलल प्लेट्स होगी हमारे पास। कौन सी प्लेट होगी, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग शीट्स। वैसा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब +Q एंड -Q, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी d, और इनका एरिया, लेट्स से इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 होगा। इस टाइप का कंस्ट्रक्शन हमारे पास होगा। बेसिकली इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे आर 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, एंड दीज प्लेट्स हैव चार्जेस ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। बेसिकली एक प्लेट पे +Q हो तो एक पे -Q होगा। अगर इस टाइप का कंस्ट्रक्शन आपको स्ट्रक्चर दिखता है तो ये एक पैरेलल प्लेट का काम करेगा। बट यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो d डिस्टेंस है ना, दैट शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब d बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। किससे, इस एरिया से। ये जो एरिया है ना इन प्लेट्स का, इसके एरिया से कंपैरेटिवली ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी होगी और एरिया जितना बड़ा होगा ना, मतलब इनके बीच का जो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होगा, उतना ही हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलेगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा चार्जेस को होल्ड कर पा रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आती है कि ये दोनों एरिया है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों सेम एरिया के होने चाहिए। ये हमारी कंडीशन। तो बेसिकली अब जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो बनती है, व्हेन 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ सेम एरिया सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d एंड हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस वर्क्स एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। दिस 2 कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होना चाहिए। डिफरेंट एरिया वाले क्वेश्चन भी अपन पढ़ेंगे, बट अभी हमारी जो मेन कंडीशन वो आती है, दोनों प्लेट्स के एरिया सेम होना चाहिए। सो दिस इज द वेरी बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मैं बात करूँ कैपेसिटेंस की इसके लिए, तो C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C = Q/V। ये जो V होता है ना, दिस इज बेसिकली डेल्टा V जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हमने V किस लिए लिया था, बिकॉज डेल्टा V को हम लोग V इनफाइनाइट माइनस V इनिशियल कर लेते थे, सॉरी V फाइनल माइनस
वी इनिशियल, वी इनफाइनाइट ऐसा करते थे हम लोग, और वी इनफाइनाइट पे वो क्या हो जाता था, पोटेंशियल जीरो हो जाता था। तो वी फाइनल मतलब जो हमारी ये सिचुएशन होती थी ना, जैसे इनफाइनाइट से हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते थे, ठीक है। तो दिस इज आर फाइनल सिचुएशन, दिस इज आर इनिशियल सिचुएशन। तो हमारा इस टाइप का केस बनता था, इनफाइनाइट वाले को जीरो ले लेते और ये पोटेंशियल को हम लोग वी लेके चलते थे, ये लेते थे। बट बेसिकली इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो प्लेट्स की बात करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे या फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो जो एक ड्रॉबैक था ना स्फेरिकल कैपेसिटर का, कि वहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बिकॉज हम लोग इनफाइनाइट से लेके आके ट्रांसफर करते हैं, वो केस यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज हम लोग सिर्फ दो प्लेट्स के बीच की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, बाउंडेड होगी, बाउंडेड एनर्जी, ठीक है। तो एक ड्रॉबैक तो यहाँ पे पूरा हो गया। दो ड्रॉबैक थे बेसिकली, एक तो वहाँ पे कैपेसिटेंस बहुत कम मिल रहा था, दूसरी चीज़ थी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। जो सेकंड वाला केस है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, बिकॉज हम लोग सिर्फ दो प्लेट्स की बात करेंगे, यहाँ पे कोई इनफाइनाइट वाली कंडीशन नहीं है। तो इसलिए दो प्लेट्स के बीच की बात करेंगे तो एनर्जी सिर्फ इनके बीच में बाउंड रहेगी। तो पहला हम आपको ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी, एक कंडीशन तो वो हमारी ड्रॉबैक जो था वो यहाँ पे कवर हो गया। अब देखो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। अब हमें पता है कि डेल्टा वी जो होता है ना, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो आता है ई डॉट डी आर, आता है माइनस ई डॉट डी आर होता है, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो ई डॉट डी आर होता है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, डी आर मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस की बात करें तो ई डॉट डी, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्लेट्स के बीच में। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था, देखो इसकी वजह से फील्ड ऐसा होगा, इसकी वजह से भी फील्ड ऐसा होगा, तो बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जैसे इसकी वजह से E1 है तो इसकी वजह से E2, कैसे मैं आपको बताया था ना, जैसे देखो ये प्लस है ये माइनस है, इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड ही लिखो चलो। तो इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होती है फील्ड की, ऐसे ऐसे होगा ना, आउटवर्ड्स होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव की बात करूँ तो इनवर्ड्स जाता है ऐसे, इस टाइप से। तो इन दोनों को देखो ये आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसीलिए हम लोग E लिखते हैं, E1 प्लस E2 दोनों के लिए ऐड होती है। और वो जो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 होता है ना, कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। हमने पढ़ा है कि एक शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज Q अपॉन A। ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, वैल्यू पुट करो, वी हैव डेल्टा वी इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई डी। ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर लो, फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा है, दिस इज आवर फाइनल रिलेशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। दूसरी चीज़, अब मैंने आपको बोला था ना ये डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, तो देखो डिस्टेंस जितनी कम होगी और एरिया जितना ज़्यादा होगा, बेसिकली एरिया और डिस्टेंस के बीच का कंपैरिजन, मतलब जो बीच की वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं डी शुड बी वेरी वेरी लेस देन एरिया। तो ए डी जितना कम होगा और ए जितना ज़्यादा हो उतना ही हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दूसरा जो ड्रॉबैक था, स्फेरिकल वाले दो ड्रॉबैक थे, एक बाउंडिंग वहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो हमें यहाँ पे बाउंडेड मिल गई। दूसरा था कि उसमें कैपेसिटेंस बहुत कम मिलता था, यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, जितना बीच की डिस्टेंस को हम लोग कम करते हैं और एरिया को जितना बढ़ाते हैं। तो दोनों ड्रॉबैक्स यहाँ कवर हो जाते हैं, इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज़्यादा यूज़ में आता है। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो जो कैपेसिटेंस है ना वो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। हमने बोला था ना कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी कैपेसिटर का, दैट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर प्लस द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो देखो ए और डी ये इस कैपेसिटर की डायमेंशन ही तो है ना, इसका एरिया, इनके बीच की डिस्टेंस, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है, प्लस मीडियम की प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने एयर लिया है इसलिए एप्सिलॉन नॉट आया, आगे जाके एप्सिलॉन आर भी आएगा जब हम लोग उसकी बात करेंगे, किसी मीडियम को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वो वाली दोनों चीज़ें भी फुलफिल हो रही है कि डायमेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है और मीडियम की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है, हमें निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड। जो हमने सारी चीज़ें स्फेरिकल वाले में पढ़ी थी ना एनर्जी के लिए, सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी पढ़नी है कि अगर मैं इसकी एनर्जी स्टोर की बात करूँ तो कितना होगा,
ओके तो देखो यहाँ पे भी अगर मैं वर्क की बात करूँ, दिस इज वी डी क्यू होगा, वर्क निकालोगे दैट इज आर एनर्जी, आप निकालोगे वी डी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एक पहले छोटे क्या कहते हैं चार्ज को ट्रांसफ़र करोगे, तो ये 0 से कैपिटल क्यू, ये क्यू अपॉन सी डी क्यू आएगा। तो बेसिकली हमारे पास सेम रिलेशन आ रहा है, यू इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या हाफ क्यू वी, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बन जाएगा। हमें सेम फॉर्मूला सेम डेरिवेशन से मिलने वाला है, तो हमारी एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। हाफ सी वी स्क्वायर बोल दो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c बोल दो, हाफ क्यू वी बोल दो। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन व्हाट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये हमें हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक टर्म आती है कि हमें ये भी पूछ सकता है काफ़ी बार क्वेश्चन में कि यहाँ पे दो प्लेट्स है ना, तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी। क्यों फोर्स लगाएगी, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ फोर्स लगेगा, ये इसकी तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पे हमें ये ले लो 1 पे लगने 2 पे लगने वाला 1 की वजह से, और ये 1 पे लगने वाला 2 की वजह से फोर्स लगेगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू भी कहीं कहीं पे पूछ सकते हैं। तो हमें पता है फोर्स की वैल्यू इन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो वहाँ पे होता है क्यू ई होता है। तो सिंपल सा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों के लिए, दोनों के बीच में आता है, वो हमने अभी अभी कैलकुलेट करा था, दैट इज क्यू अपॉन 2 सॉरी क्या आ रहा था, सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्यू अपॉन ए एप्साइलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल क्यू है, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल क्यू, और ई की वैल्यू यानी अगेन क्यू अपॉन ए एप्साइलॉन नॉट, इसका मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्साइलॉन नॉट, यही आएगी। हाँ सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, हमें बीच का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखना, हमें एक पे दूसरी की वजह से निकालना है। ठीक है, फोर्स एक जैसे कि हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं कि फर्स्ट प्लेट पे दूसरे की वजह से फोर्स या फिर दूसरी प्लेट पे फर्स्ट की वजह से फोर्स। तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना वो लेनी पड़ेगी क्यू अपॉन ए 2a, ये लेना पड़ेगा 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक पे दूसरे की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है ना उसको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूला टर्न हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू ई, और F इक्वल्स टू जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। और ये दोनों ही सेम होगा, मतलब F12 और 21 दोनों के लिए सेम होगा, बिकॉज दोनों का एरिया हमने सेम लिया है और चार्ज दोनों पे प्लस क्यू माइनस क्यू सेम है, तो इसकी वजह से जो फॉर्मूला है ना वो दोनों के लिए सेम आएगा। बस आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करोगे। अगर आप F21 निकाल रहे हो, मतलब सेकंड प्लेट पे फर्स्ट प्लेट की वजह से फोर्स निकाल रहे हो, तो आपको पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है। तो E1 आपको E1 चाहिएगा, तो E1 आपको पता है कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, आप बीच में ओवरऑल नहीं निकाल सकते हो, आपको इंडिविजुअल स्टडी करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये था, वहाँ पे हम लोग बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की कंबाइंड की वजह से निकाल रहे थे, तो इसलिए हम लोग E1 प्लस E2 ले रहे थे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर देखते हैं, ताकि आपको ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले दो पैरेलल प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, एरिया दोनों का सेम था, ए बीच की डिस्टेंस डी थी, इसके लिए कैपेसिटेंस लेट से सी था। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने चेंज कर दिया कि दोनों प्लेट्स पे एक प्लेट को नीचे की साइड यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया और A/4 एरिया इसका नीचे की साइड शिफ्ट कर लिया। मतलब अब हमारे पास जो सिचुएशन है ना वो ऐसे हो गई, दिस इज प्लेट 1 प्लस 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 प्लस, और अब ये ऐसे हो गया, इसको हमने नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया। इसका एरिया ए था ना, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया ना A/4 हमने नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया। अब इसका कैपेसिटेंस अगेन बीच की डिस्टेंस इज डी सेम, इसका एरिया A/4 और अब इसका C डैश हो गया। तो आपको C और C डैश के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे करोगे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिंपल सा है, एप्सिलॉन A/d बीच में हमने वैक्यूम में रखा है तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा,
यहाँ पे पैरेलल प्लेट बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि दोनों पैरेलल होना चाहिए और दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। एरिया अभी भी इसका ए है, इसका भी ए ही है, लेकिन हमने नीचे शिफ्ट कर दिया A/4 एरिया। तो अब क्या होगा, हमको उसको पैरेलल प्लेन बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही कैपेसिटर होगा। समझ में, जितना ये पैरेलल है एक दूसरे को, मतलब A/4 वाला एरिया चला जाएगा यहाँ से, बिकॉज यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, इसके लिए भी गया, इसके लिए भी गया, तो टोटल एरिया A/4 हमारा गायब हो जाएगा। अब सिर्फ इस एरिया वाली प्लेट्स हमको काउंट करनी है। इसका भी A/4 एरिया गया, इसका भी A/4 एरिया गया, तब ओवरऑल एरिया कितना बच गया, A-A/4 दोनों के लिए कितना हो जाएगा 3A/4। तो हमारा C' हो जाएगा वो एप्सिलॉन A की जगह 3A/4 अपॉन डी। बीच की डिस्टेंस सेम है तो ये हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D। तो इसका मतलब C' इक्वल्स टू 3/4C, ये रिलेशन हमारे पास आएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारी डेफिनेशन बोलती है दोनों प्लेट्स पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल वाला इस टाइप का फॉर्मेट बनाने के लिए हमको सिर्फ इतना ही कैपेसिटर्स का एरिया कवर करना पड़ेगा, तो उससे हमारे पास ये रिलेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कैसे कॉम्बिनेशन, आपने ये चीज़ रेजिस्टेंस के लिए भी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर के अंदर, कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो वहीं से सबसे पहले हम लोग लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैसे होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ये देखो, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा, एक बार 3 लेकर ही चलते। इस टाइप से हमारे पास कैपेसिटर है और हमने इसको किसी वोल्टेज सप्लाई से इस टाइप से हमने एक सर्किट बना दिया। दिस इज प्लस प्लस प्लस, पैरेलल के लिए हमको इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सब में लेने पड़ेंगे इस टाइप का। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज वोल्टेज V प्लस माइनस। ये चीज़ समझ में आई। अब हमने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है तो देखो क्या होगा। वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पे वोल्टेज प्लस V, यहाँ पे वोल्टेज 0, मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है कैपिटल V। इसका मतलब इंडिविजुअल वोल्टेजेस क्या होंगे, अलग होंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे वोल्टेज इज डिफरेंट तीनों के लिए, और यहाँ पे जो चार्ज होगा ना वो क्या हो जाएगा, Q इज सेम। अगेन बताती हूँ, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे ना तो तीनों के बीच का डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस सेम रहना चाहिए, बिकॉज इन तीनों के बीच का ओवरऑल इज V, बट इंडिविजुअल वोल्टेजेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होंगे, लेकिन चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। इसके पे Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है। तो देखो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, अगर मैं निकालूँ टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा ना, बिकॉज टोटल डिफरेंस तो V ही रहेगा, मैंने आपको बोला है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तीनों का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V1 क्या होगा, देखो रिलेशन क्या है, Q इक्वल्स टू Q इक्वल टू C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये रिलेशन हमारे पास है। यहाँ से आप वोल्टेज निकालो तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, ये रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, Q अपॉन C, ये Q तो सेम ही है, C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 हो जाएगा। Q हट जाएगा तो पीछे बचेगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द रिलेशन वी विल गेट व्हेन वी आर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स इन सीरीज। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब हमको इस टाइप का कैपेसिटर्स के बीच का रिलेशन मिलेगा, और अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ज़्यादा है तो 1 अपॉन C इक्वल्स टू प्लस C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन CN, जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। और इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है ना तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स होता है ना वो N से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे, और कब बात है, जब सारे कैपेसिटेंस सेम हो। कैसे, आप देख लो, जब ये 3 की बात करें तो चलो 2 की लेके चलते हैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो 1 अपॉन C ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C इक्वल लेते हैं
तो क्या हो जाएगा 2/c, और c इक्विवेलेंट कितना आ रहा है c/2, मतलब कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड हो रहा है 2, इतने ही थे। तो इसी से हमने एक कंबाइन रिलेशन निकाला है कि जब सब कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल हो ना, तब c इक्विवेलेंट जो होगा वो c/n, n कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n का मतलब है जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिए, 3 लिए तो c/3 हो जाएगा उस टाइप से, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको मिल जाएगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो रेजिस्टेंस वाला केस होता है ना, उसके जस्ट उल्टा है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में सिंपली ऐड होते हैं, और पैरेलल के अंदर 1/r प्लस 1/r1 प्लस ऐसा वाला रिलेशन आता है, उसका जस्ट ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट कर लो आप, ये हो जाएगा पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, एक कैपेसिटर बड़ा लूँ क्या, चलो बड़ा ले लेते हैं, एक कैपेसिटर ऐसे लगाया, 3 का ही लेके चल रहे, एक बार को इजी रहता है समझाना। और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया, दिस इज प्लस माइनस कैपिटल V, दिस इज C1 C2 C3। अब ये समझ जाना आप, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज V, यहाँ पे वोल्टेज 0, मतलब वोल्टेज डिफरेंस कैपिटल V रहेगा तीनों के लिए। देखो ये तीनों पैरेलल है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस भी कैपिटल V, इनके बीच का भी कैपिटल V, इनके बीच का भी कैपिटल V, मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो कैपिटल Q चार्ज है ना वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। दोनों में से एक सेम है तो दूसरा डिफरेंट जाएगा। वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट आ रहा था तो Q सेम आया था, यहाँ पे Q डिफरेंट आ रहा था तो V सेम आएगा। V तो दिख रहा है ना, सिंपल से देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस सेम आ रहा है तो V सेम है तो Q डिफरेंट हो जाएगा। रिलेशन निकालोगे टोटल, अब देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे चार्ज अलग अलग है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3, तो हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q इक्वल्स टू क्या होता है CV। तो CV, ये C कौन सा, इक्विवेलेंट वाला, ठीक है, C1V बिकॉज वोल्टेज सेम है, प्लस C3V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट जो है ना वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये रिलेशन हमारे पास आएगा। और नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस CN, इस टाइप से आएगा। और अगर C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C n नंबर तक है ना, तो C इक्विवेलेंट आएगा NC। कैसे, आप देख लो, हम लोग 3 ले लेते हैं, तीनों की वैल्यू सेम है, C प्लस C इक्वल्स टू 3C, मतलब NC। तो इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो सीरीज के लिए आ रहा है 1/, की टर्म में, और पैरेलल के लिए आएगा, सिंपली हमें ऐड करना है नंबर ऑफ कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो इस टाइप से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं इन पे कुछ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल, नॉट न्यूमेरिकल्स, बस इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन देखते हैं कि किस टाइप से बन सकते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन से हम लोग थोड़ा ईजी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 इजी टाइप के कॉम्बिनेशन है, फिर कुछ इस टाइप के कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में देखो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर गिवन होगा, और क्वेश्चन में आपको पूछा होगा कि आप एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है, इनके बीच में, इधर और इसके बीच में, इसको A ले लो, इसको B ले लो, AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। दूसरा, सबसे पहले देखो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको पूछा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर हमारे पास जो चार्ज Q होता है ना वो डिफरेंट होता है, तो सबके अलग अलग चार्जेस निकालो, मतलब Q1 निकालो, Q2 निकालो, Q3 निकालो, और इनमें स्टोर्ड एनर्जी निकालो। एक बार हम लोग पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूले यूज में आ जाए। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ C इक्विवेलेंट की, यहाँ पे तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला सिंपल सा है, ऐड करना है 2 + 3 + 4, कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। पहला क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा आपको निकालना है इस पे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो वोल्टेज डिफरेंस तो सेम होगा, मतलब तीनों के लिए वोल्टेज तो सेम होगा, चार्ज अलग अलग होगा, तो चार्ज की वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सा है, Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। तो देखो C1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू वोल्टेज की वैल्यू 5, यानी ये आ जाएगा 10 कूलम, ठीक है, चार्ज निकाल रहे हैं। Q2 के लिए कितना आ जाएगा 3 × 5 यानी 15, और Q3 के लिए आ जाएगा
4 × 5 यानी 20 कूलम। तो ये वैल्यू भी हमारे पास निकल जाएगी। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है एनर्जीज निकालो सबके लिए अलग अलग। तो सबसे पहले मैं C1 के लिए एनर्जी निकालूँ तो कितना हो जाएगा, हाफ C1 V², बिकॉज वोल्टेज तो सेम रहने वाला है। तो हाफ C1 की वैल्यू कितनी है 2 और V की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 जूल। एनर्जी निकालने इस टाइप से आप सबके लिए निकाल सकते हो। तो यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सीरीज और पैरेलल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि जब हम लोग सीरीज को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होगी और चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, और अगर हम लोग पैरेलल को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी और वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 बचता है। यहाँ पे हमारे पास 4 कैपेसिटर्स है, C1, C2, C3, C4, चारों इस टाइप से लगाए हुए हैं, और आपको क्वेश्चन में सेम पूछा है जो अभी हमने क्वेश्चन में बताया। इक्विवेलेंट निकालना है सबसे पहले, फिर सबके लिए अलग अलग एनर्जी निकालो और चार्जेस की वैल्यू अलग अलग निकालो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, C1, C2 और C3 तीनों के तीनों सीरीज में। क्यों सीरीज में, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सीरीज में, लेकिन चौथा सीरीज में नहीं है, क्योंकि देखो माइनस से प्लस ऐड हो रहा है, माइनस से प्लस ऐड हो रहा है, यहाँ पे माइनस पे माइनस ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक बीच में कनेक्शन आया है। इसका मतलब ये यहाँ पे चौथा वाला सीरीज में नहीं है, चौथा वाला पैरेलल में लगेगा। तो जो चीज़ हमें इस डायग्राम को देख के समझ में आ रही वो आ रही है कि ये तीनों सीरीज में और फिर इनके साथ में ये पैरेलल में। सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले हम लोग को इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। C1, C2, C3 की वैल्यू कितनी है 5। अगर मैं निकालूँ C' तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे होता है ना, 1/C' इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल का कॉम्बिनेशन यही होता है। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 यानी 3/5 और C' की वैल्यू आएगी 5/3। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो C इक्विवेलेंट आएगा, सॉरी क्या नाम है, 5/3 प्लस और Q' वो कितना है 5। आई थिंक आपको ये समझ में आना चाहिए। पहले हमको लेना है इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, जिससे हमारे पास वैल्यू क्या आई 5/3। अब ये 5/3 और 5 यानी ये C4, ये दोनों किस में, पैरेलल में, और पैरेलल में हम लोग सिंपली ऐड करते हैं, तो हमने इसको सिंपली ऐड कर दिया। क्या वैल्यू आई आपके पास 20/3 माइक्रोफैरड। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है चार्ज की वैल्यू सबके लिए। तो आप देखो कि C1, C2, C3 हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, मतलब इन तीनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, लेकिन चौथा पैरेलल में तो इसका चार्ज अलग होगा। कैसे निकालोगे, ये तीनों सीरीज में है लेकिन इस पे वोल्टेज अलग अलग होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं V = V1 + V2 + V3। हो सकता है V कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 100, टोटल तो इतना ही है ना V, और V1 + V2 + V3। तो V1 हो जाएगा, देखो Q = CV होता है ना, तो V हो जाएगा Q/C। Q सेम है, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। निकालो 100 = Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, C1 कितना है 5 + Q/5 + Q/5 हो जाएगा। तो 100 = 3Q/5, तो Q = 500/3 कूलम। ये हमारे पास आ जाएगा किसका, चार्ज की वैल्यू। अब Q' की वैल्यू निकालनी है, तो Q' मुझे पता है इसके जस्ट पैरेलल लिखा हुआ, मतलब इसका वोल्टेज कितना है 100। तो आप निकाल सकते हो, देखो 100 = Q'/C। C कितना है 5, तो Q' कितना आ जाएगा 500 कूलम। तो आप इस टाइप से इंडिविजुअल चार्जेस भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल, आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। बहुत ही इजी से सिंपल से आप डायग्राम देखो, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है। फिर अगर आपको सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली चार्ज अलग होगा या वोल्टेज अलग होगा, वो चीज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि इस टाइप का डायग्राम हमें गिवन है। सबसे पहले देखो ये पैरेलल में है, सीरीज में। सिंपली देखने पे अगर कोई ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएगा ना, तो सिंपल सा बोल रहा है पैरेलल में, एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे नीचे आ रहे हैं पैरेलल में, लेकिन ये पैरेलल में नहीं है। एक ही वायर से कनेक्ट है, देखो एक ही कनेक्शन है, एक ही पे जा रहा है और लास्ट में जाके यहाँ खत्म हो रहा है, बीच में कोई भी दूसरा कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये सब के सब सीरीज में है और सबकी वैल्यू सेम है, सी 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 सी। तो सिंपली CXY निकाल सकते हो C/5, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब सबकी वैल्यू सेम हो और सीरीज में हो तो C/N आता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं 5, तो ये C/5
5 हो जाएगा। इसमें कुछ भी करना ही नहीं है, सिंपल सा आंसर आपको पास आ जाएगा। यहाँ पे देखो दिस इज अ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये कैसा होगा। तो सबसे पहले मुझे एक्स वाई ना, हमें एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे जब इस टाइप का आपके पास आएगा ना, आप एंड से स्टार्ट करो। एंड से देखो कैसे आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले इसको और इसको देखो, ये दोनों क्या है सीरीज़ में, बीच में कोई दूसरा कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो ये दोनों क्या है सीरीज़ में। तो इन दोनों को सीरीज़ में कंबाइन करो, कितना है 2 एंड 1, नहीं सॉरी इसको आप लो 2, वरना थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे पास डिफिकल्ट हो जाती है। इसको आपको 2 ले लो ताकि हमको कैलकुलेट, देखो क्वेश्चन में 1 भी आ सकता है लेकिन थोड़ी सी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए हमने इसको 2 लिया है। 2 और 2 को सीरीज में कंबाइन करो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 प्लस 2, देखो ऐसे ही होता है ना, 1/c' इक्वल्स टू 2 के लिए प्लस 1/c2, तो 1/c' इक्वल्स टू c1 प्लस c2/c1 c2, तो c' की वैल्यू आ जाएगी c1 c2/c1 प्लस c2। ये फॉर्मूला जाएगा, आप डायरेक्टली देख लो, वैल्यू पुट कर दो 4/4 यानी 1। तो इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास एक आ जाएगा इस टाइप से, जिसकी वैल्यू होगी 1 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। इतना हो गया। अब आप देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में, दोनों पैरेलल में ऐड करना पड़ता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। अब अगेन सेम रिलेशन आ रहा है, 2 और 2 किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, इसका 1 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया 1 और 1 अगेन क्या आ जाएगा पैरेलल में, दोनों ऐड होके ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब वापस देखो 2 और 2 क्या है सीरीज में, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 और 1 अगेन वापस क्या पैरेलल में है, तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। इतना आया। और 2 वापस क्या है सीरीज में, तो आपका एक्स वाई जो 2 और 2 सीरीज में आते तो क्या था 1 माइक्रो फैरेड। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए। तो देखो 2 1 लिया, मे बी 2 3 5 4 इस टाइप की वैल्यू आएगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन मेथड यही रहने वाला है। आपको बस देखना है कि अगर बीच में कोई भी दूसरा कनेक्शन नहीं आ रहा है, एक ही वायर से दोनों कनेक्शन हो रहे हैं, और अगर आपको प्लस माइनस वाला कुछ नहीं दिया हुआ है अलग से, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। और सीरीज में आप कैलकुलेट कर लो, फिर अगला देखो कि सीरीज है पैरेलल है। ये मेथड को यूज़ करते करते आप इसको थोड़ा सा जो ये डायग्राम है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करते करते आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक। सो अगेन हमारे पास कुछ अलग टाइप के कॉम्बिनेशन से पहले हमने बहुत इजी टाइप के पढ़े थे, फिर देखो ये बहुत ही बेसिक टाइप के कॉम्बिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में तो इतना नहीं गिवन है, लेकिन कोई भी अगर आपको कोचिंग में भी पढ़ाएगा तो ये ऐसा मत बोलना कि अरे उनके जैसा है, ये सारे के सारे फिक्स होते हैं। आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, किसी भी क्लास में जाओगे, इवन आपका अगर कोचिंग का मटेरियल है तो वहाँ पे भी सेम यही इसी टाइप के एग्जाम्पल आपको गिवन होंगे, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक टाइप के। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं ना, तो आपके लिए न्यूमेरिकल करना ईजी होता है। और फिर अगर हम लोग उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ, जहाँ पे आपको एक वायर का कनेक्शन गिवन होगा इस टाइप से, और उस वायर में कंडीशन है कि कुछ बीच में होना नहीं चाहिए। बीच में नहीं होना चाहिए का मतलब है यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर लगा दूँ ना, तो ये वाला अलग कॉम्बिनेशन हो जाए, प्लेन चाहिए, बस बीच में कुछ भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस टाइप का होगा ना, आपको सिंपली क्या करना है, कनेक्शन कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी V हो रहा है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं हो रहा है, 0 होगा। अभी देखो पूरा बीच में कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी V होगा। अब यहाँ पे 0 है, बीच में कुछ नहीं, यहाँ पे भी 0 होगा। हो गया। अब आपको देखना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मतलब पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 2 ही आ रहा है, एक V आ रहा है, एक 0 आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप 2 ही पॉइंट बना दो, V 0, यानी ये X हो गया, ये Y हो गया। अब यहाँ पे देखो कि किसके बीच में कौन कौन आ रहा है। पहला वाला कैपेसिटर V और 0 के बीच में आ रहा है, तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर हो गया। दूसरा कैपेसिटर 0 और V, मतलब अगेन V और 0 के बीच में आ रहा है ऐसे। तीसरा वाला कैपेसिटर भी V और 0 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे खत्म खेल बस। तो तीनों के तीनों कैपेसिटर जब V और 0 के बीच में ही आ रहे हैं, तो इस टाइप का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इंडिविजुअल V और 0 के बीच में ऐसे नहीं कि तीनों के तीनों मिला के V और 0 के बीच में, तब तो सीरीज हो जाएगा। इंडिविजुअली तीनों के तीनों V और 0 में आ रहे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 3C, C इक्विवेलेंट या CXY कितना आ जाएगा 3C, पैरेलल में नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब इसमें लेते हैं अगेन सेम। देखो यहाँ पे V कोई कनेक्शन नहीं, V यहाँ पे 0 है,
तो ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं। अब देखो इस पॉइंट के बारे में हमको नहीं पता, ये एक ही पॉइंट होगा। देखो यहाँ से चालू हो रहा है, कोई कनेक्शन बीच में नहीं, यहाँ पे कोई कनेक्शन बीच में नहीं, यहाँ पे तो लेट्स से ये पॉइंट हो गया हमारा ए। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ ए तो यहाँ पे भी ए होगा, बीच में कुछ भी रुकावट नहीं है तो सेम पॉइंट कंसिडर होगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन पॉइंट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। V 0 तो हमेशा रहेगा और एक ए और बन रहा है, तो 3 पॉइंट ले लो, ये V हो जाएगा, A 0 कुछ भी ले लो, ठीक है। अभी हम लोग इसको नहीं लेते। तो सबसे पहले देखो पहला वाला कैपेसिटर V और A के बीच में बन रहा है, तो हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे A, इसके बीच में एक पहला कैपेसिटर लग रहा है V और A के बीच में। दूसरा वाला कैपेसिटर A और B मतलब अगेन इसके साथ में ही लग रहा है ऐसे। तीसरा वाला कैपेसिटर A और सॉरी फर्स्ट वाला बन रहा है V और A में, सेकंड वाला A और V, और ये थर्ड वाला भी V और A के बीच में। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, V और A के बीच में तीसरा। 3 पूरे हो गए। अब इसको देखो, ये किसके बीच में लग रहा है, A और यहाँ पे भी A, मतलब A और A के बीच में ही दोनों लग रहे हैं। जब सेम पॉइंट में लग रहे हैं, सेम पोटेंशियल पे आ रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो वाला काउंट ही नहीं होगा। V और V के बीच में आ जाता है, A और A के बीच में आता है, O और O के बीच में आ जाता है, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे आ रहे हैं, तो वो कनेक्शन वैलिड नहीं होगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये दोनों वैलिड ही नहीं होंगे। और ये चौथा वाला किसके बीच में आ रहा है, A और 0 के बीच में, मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 लूँ तो इनके बीच में एक आ रहा है। ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। अब सिंपल कैलकुलेट कर दो, ये तीनों किस में है, पैरेलल में, इसका हो जाएगा 3C और C, मतलब ये दोनों किस में, सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, ये C A B या XY जो भी आप लेते हो XY, कितना हो जाएगा 3C अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 3/4C, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको अगर बिना रुकावट वाला कोई रुकावट वाला वायर है तो आपको सिंपली पोटेंशियल देख लेना है कि यहाँ पे V 0 करके फिर आप अपना जो भी फाइनल डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 में इसलिए लेती हूँ कि थोड़ा सा इजी रहता है कैलकुलेट करने के लिए। ये सब माइक्रोफैरेड में, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन आपको देखना है बिकॉज कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में ही मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आपको नहीं पता कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, इनफाइनाइट वाला है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा नंबर में, तो उसमें क्या होगा, और एक जैसा है, मतलब रिपीट मोड पे 1 2 1 2 1 2 1 2, अलग अलग होगा तब वहाँ पे काम खराब हो जाएगा, वहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सेम टाइप का पैटर्न रिपीट होना चाहिए। तो अब देखो ये एक पैटर्न है, इसके अलावा ये सारा का सारा पैटर्न क्या है, रिपीट है, मतलब ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, 1 2 1 1 2 1, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हमको सिर्फ इसी को लेके कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर इतना ही लो, और भी ज़्यादा इजी कर लेते हैं हम लोग इसको, सिर्फ इतना ही लो। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स लगानी पड़ेगी डिफिकल्ट वाली, आपको एज्यूम करना है कि पूरे के पूरे इक्विवेलेंट जो हमारा सी एक्स है ना, लेट्स से इट इज़ ए, ये ए के बराबर है, कि पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट्स से ए है, तो इस कॉम्बिनेशन का भी ए होगा। किस लिए ए होगा, देखो ये ऐसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 कैपेसिटर्स इस कॉम्बिनेशन में लगाए हुए हैं और पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया 500 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब उसमें से एक हमने निकाल दिया और 999, हमने 1000 का माना है ना, ये 1000 के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 999 है हमारा, ठीक है। तो 999 के लिए आप मांगोगे तो कितना आएगा, 4998 या इतना पॉइंट आएगा, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा ना, 500 या 498, इसीलिए ऑलमोस्ट सेम लेके चलते हैं कि अगर पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट एक्स है ना, तो ये जो डैश वाला मैंने बनाया ना, इसका भी एक्स ही होगा, सिर्फ एक पहले वाले को छोड़ दे। तो समझ में आई मेरी बात, अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x लेते हैं तो इस फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे का भी x मान सकते हैं, बिकॉज बहुत ही क्लोज वैल्यू आएगी। अगर एक 10 आ रहा है ना तो एक 9.99 इस टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। इनफाइनाइट में से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन निकाल दोगे ना तो इक्विवेलेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर पूरे का x है तो इस डैश वाले का भी x होगा, तो इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज x। हमने मान लिया ना कि x है, ये हो गया। अब इसका आप कैलकुलेट करो क्या होगा, 2 एंड x क्या आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा c डैश इक्वल्स टू 2x और x प्लस 2, ये हो जाएगा। और ये दोनों इसके क्या आएंगे, पैरेलल में आएंगे, तो हमारा जो इक्विवेलेंट आ रहा है ना CXY वो कितना आएगा, आपने सॉरी a माना है, हमने a लिया है इसको,
तो 2a+2 और पैरेलल है तो प्लस का 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप कैलकुलेट करो कितना होता है। और ये जो CXY है ना, हमने तो बोला है कि पूरे का हम लोग a मान लेते हैं तो डैश वाले का भी a होगा, तो ये भी a के बराबर है। a = 2a+a+2+1, ये हमारे पास आएगा। इसको सॉल्व करो। a = 2a+a+2/a+2 मल्टीप्लाई करो। a² + 2a = 3a+2 हो जाएगा। और कैलकुलेट करो। a² - a - 2 = 0। आप इसको सॉल्व करो। a² - 2a + a - 2 = 0। a कॉमन ले लो, a - 2 प्लस का 1 कॉमन ले लो, a - 2 = 0। तो बेसिकली a - 2 और a + 1 = 0। तो a = 2 आएगा और -1 इज़ नॉट पॉसिबल, तो 2। इसका मतलब हमारा जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है ना CXY, वो आएगा 2 माइक्रोफैरड, बिकॉज हमने मान लिया x के बराबर ही है, a के बराबर ही है, तो वही हमारा वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन वाले भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट उसमें है कि पैटर्न रिपीट होना चाहिए। अगर हर जगह अलग अलग वैल्यू आ रही है, हमारा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा और उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको नहीं बनेंगे, बिकॉज फिर तो वो आप पूरे पेपर में वही करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वाला। अब हम लोग कुछ व्हीटस्टोन वाले कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट है वो भी। तो ये हमारे पास 2 छोटे छोटे से एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉम्बिनेशन में। व्हीटस्टोन ब्रिज अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं 2 माइक्रोफैरड, दिस इज 4 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 6 माइक्रोफैरड एंड दिस इज लेट्स से 1 माइक्रोफैरड। तो इन जनरल तो देखें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग कैसे क्या कॉम्बिनेशन लें। लेकिन जब आप इस टाइप का स्ट्रक्चर आए ना, तो उसमें आप चेक करो, लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। अगर आपके पास C1/C3 = C2/C4 हो, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो, मतलब C1/C3 एंड C2/C5, अगर ये दोनों के इक्वल आते हैं ना, तो हम लोग बीच के कैपेसिटर को हटा सकते हैं। बिकॉज जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इस टाइप के कॉम्बिनेशन में हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है, और जब बैलेंस हो जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ भी करंट ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। हम लोग डिटेल उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमको ये कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पे देखो C1 कितना है 2, C3 कितना है 4, C2 कितना है 3, ये कितना है 6, मतलब 1/2 = 1/2, दोनों बराबर आ रहे, तो हम लोग बीच वाले को हटा सकते हैं। बीच वाले को हटा दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब तो आपका सिंपल सा, ये कुछ है ही नहीं, बीच में कुछ भी नहीं है, तो अब सिंपल सा देखो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों सीरीज में होगा, तो इसका क्या बनेगा 2/3/5 यानी 6/5। ये दोनों सीरीज में, इसका क्या बनेगा 4 × 6/10 यानी 24/10, इस टाइप का हो जाएगा। और ये दोनों पैरेलल में, तो सिंपली ऐड कर दो 6/5 + 24/10, तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12 + 24 यानी हो जाएगा 34/10 कूलम। ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच वाला हट गया, फिर तो सिंपल सा कॉम्बिनेशन हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है V, तो यहाँ पे भी V होगा, लेकिन यहाँ पे V नहीं होगा। क्यों? मैंने बोला था बिना रुकावट वाला वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बीच में कैपेसिटर आ गया, तो बीच में क्या होगा हमें नहीं पता। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। इसके अलावा किसी पॉइंट का हमें नहीं पता, तो हम लोग मान सकते हैं कि लेट्स से दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज, बस 2 ही पॉइंट है ना, x और x, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, कोई x पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग एक आधा कैपेसिटर बढ़ा के अगर इस कॉम्बिनेशन को कर पाए तो। नहीं, इसके आगे नहीं, ये इतना ही कॉम्बिनेशन है। तो लेट्स से हमने मान लिया ये x है और ये कॉम्बिनेशन भी x है। तो अब देखो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, तो अब 3 पॉइंट आ गए, तो आप देखो क्या हो रहा है, V और x, ये हो जाएगा x और x। लेट मी चेक, कहीं पे हमने गड़बड़ करी क्या? ओके, सबसे पहली गड़बड़ हमने यहीं पे कर ली कि देखो ये वाला पॉइंट हमने अगर x माना है ना, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे हमारा 0 है, चलो, लेकिन ये वाला हम लोग x नहीं मान सकते, इसको हम लोग चलो इसको a ले लो,
इसको बी ले लो ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो एक्स वाई में। ये एक्स तो ये वाई होगा। देखो यहाँ पे एक्स है ना, तो ये वाला पॉइंट x नहीं हो सकता बिकॉज बीच में कैपेसिटर आ जाता, तो ये तो सीधा 0 होगा। और ये वाला भी अलग होगा बिकॉज ये और ये पॉइंट एक ही वायर से कनेक्टेड नहीं, तो दोनों x नहीं हो सकते। ये वाला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट आएंगे। 4 पॉइंट आएंगे, आप कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन बना दो। 4 पॉइंट है ना ऐसे, दिस इज x, दिस इज y, सॉरी दिस इज a, दिस इज b, दिस इज x, दिस इज y। अब देखो सबसे पहले ये कैपेसिटर है A और X के बीच में, मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर आ रहा है C। दूसरा कैपेसिटर है ये वाला A और Y के बीच में, A और Y के बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर है X और Y के बीच में, X और Y के बीच में यहाँ पे एक कैपेसिटर है, हो गया। ये वाला कैपेसिटर X और 0 के बीच में, X और 0 मतलब यहाँ पे X और 0 के बीच में, और ये वाला कैपेसिटर y और 0 के बीच में मतलब यहाँ पे। तो ये वाला हो गया अगेन हमारा क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर है, तो बीच वाले को हम लोग हटा सकते हैं। बीच वाले को हटाया तो हमारे पास ये रिलेशन आया। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, या फिर ये दोनों, चलो ठीक है, ये दोनों सीरीज में, यानी ये दोनों ही होंगे बिकॉज ये V पॉइंट पे और ये Z पॉइंट पे, ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते। ये ये V है, ये 0 है, तो ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में यानी ये हो जाएगा C/2, ये भी C/2, दोनों पैरेलल में C/2 प्लस C/2 यानी C। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोग कैपेसिटर्स को स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही कम है, देखो मैं सच में बता रही हूँ, बहुत ही कम कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा और बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन उनका कोई लिमिट नहीं है। वो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि हमको कितना पल्ले पड़ा है। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स करना, ट्राई करना, और लगता है कि कोई कॉम्बिनेशन तो यार समझ में ही नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, तो फिर हम लोग उस टाइप के कॉम्बिनेशन भी लेंगे। और वैसे मैंने आपको बोला भी था, एक बार हमारा सिलेबस इस बार जल्दी करने की ट्राई कर रहे कि हम लोग अक्टूबर तक सिलेबस कर लेंगे ना, तो हमारे पास नवंबर दिसंबर 2 महीने होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो विल ट्राई कि हम लोग उसमें सारे के सारे कवर करते हैं। और बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना, हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, तो कॉम्बिनेशंस हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग निकालते हैं डाइलेक्ट्रिक का। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर है ना, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो डायमेंशन पे, दूसरा मीडियम पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम। तो अभी तक हमने डायमेंशन तो पढ़ लिया अलग अलग A D, लेकिन हमने मीडियम नहीं पढ़ा। अभी तक हम लोग सिर्फ वैक्यूम को लेके चल रहे थे। अब है कि अगर हम लोग कोई मीडियम एंटर कर दे, मोस्टली हम लोग पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग एयर वैक्यूम की जगह अगर हम लोग कोई मीडियम रखते हैं तो वहाँ पे कैसे हमारा कैपेसिटेंस चेंज होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग वो जो मीडियम रखेंगे ना, दैट विल बी अ डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज जो प्लेट्स होगी वो तो ऑलरेडी कंडक्टिंग है, तो बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक बन जाएगा डाइलेक्ट्रिक इन अ कंडक्टर। अब डाइलेक्ट्रिक कैसा है, आगे पार्ट सेकंड का जब आप पढ़ोगे ना सेमीकंडक्टर्स वगैरह, तो उसमें अच्छे से पढ़ोगे ये थोड़ा बहुत। ये ना सेमीकंडक्टर होता है, ना इंसुलेटर होता है, ना कंडक्टर होता है। दिस इज़ अ वेरी 4 टाइप ऑफ मेटल, 4 टाइप ऑफ सब्सटेंस, जहाँ पे हम लोग ना इसको मेटल ले सकते हैं, ना कंडक्टर ले सकते हैं, ना इंडक्टर ले सकते हैं। ये उनसे डिफरेंट होता है। ये जैसे कि हम लोग इंसुलेटर की बात करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो करंट को पास ही नहीं होने देता। ये करंट को पास होने देता है, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट उसका डिफिकल्ट रहता है। हम लोग उतना ही डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आपके सिलेबस में ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कंडक्टर है, दिस इज आवर पैरेलल प्लेट कंडक्टर, सेम है, दिस इज आवर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इनसाइड रहता है, लेकिन मैंने शो किया। अभी तक हम लोग बीच में क्या ले रहे थे, वैक्यूम ले रहे थे, कुछ भी नहीं ले रहे थे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक को एंटर कर दिए, पूरे स्पेस में आ रहा है, ठीक है। बीच में मैंने गैप रखा है ताकि आपको समझ में आए, पूरे स्पेस में आ रहा है। इस टाइप से हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। क्या होगा अब, सी,
जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है पोलराइजेशन, वो अकर करेगी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी आप आगे क्लास में पढ़ोगे, लेकिन मैं बता देती हूँ पोलराइजेशन के अंदर क्या होते हैं, जो सेंटर्स है ना वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं। सेंटर्स का मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका सेंटर वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, और वहाँ पे वो दोनों के जो सेंटर्स है ना चेंज होने लगते हैं, और वहाँ पे एक पोलराइजेशन आकर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसी में लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पोलराइजेशन यहाँ पे अकर होंगे, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनका सेंटर चेंज होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा उनका सेंटर चेंज होगा, और उससे क्या होगा, इस साइड पे आने लगेंगे नेगेटिव चार्जेस और इस साइड पे आने लगेंगे पॉजिटिव चार्जेस। दीज आर व्हाट, दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस। क्यों इंड्यूस्ड चार्जेस, देखो अगर मैं बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं लेती और मेरे पास सिर्फ दो कंडक्टिंग प्लेट होती, इसका चार्ज प्लस क्यू, इसका चार्ज माइनस क्यू, इसकी चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए सिग्मा, और इसकी भी क्या हो जाती थी सिग्मा माइनस इक्वल्स टू क्यू बाई ए, सेम ही रहता था, माइनस क्यू बाई ए और प्लस क्यू बाई ए ऐसा ले लो बस, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन था। अगर मैं बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं लेती और सिर्फ मेरे पास क्या होता, वैक्यूम होता, तो ये सारे के सारे चार्जेस इंड्यूस होते, मतलब ये सारे के सारे चार्ज उस साइड जाने की ट्राई करते, ये सारे के सारे चार्ज इस साइड जाने की ट्राई करते। तो मतलब ये जो इंड्यूस चार्ज होता है ना, इसको मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ सिग्मा आई, प्लस का सिग्मा आई और माइनस का प्लस का सिग्मा आई और माइनस का सिग्मा आई, दीज आर इंड्यूस चार्जेस, ये जो यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहे। अगर मेरे पास कोई बीच में मीडियम नहीं होता और सिर्फ मेटल प्लेट्स होती, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट्स, तो कंडक्टर्स में हमें पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते बीच में और सारे के सारे चार्ज इंड्यूस होने के चांसेस थे। तो उस केस में मेरा सिग्मा और सिग्मा आई बराबर ही होता, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे एंटर करते तो एक उस केस के अंदर क्या होता है कि उस केस में बीच में डाइलेक्ट्रिक रखने पे सारे के सारे चार्जेस इंड्यूस नहीं होता है, बिकॉज मैंने बोला है कि डाइलेक्ट्रिक ना तो इंसुलेटर होता है ना कंडक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि वो चार्जेस को फ्लो ही नहीं होने देगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप ही नहीं होने देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट करता है, बट थोड़ी सी डेवलपमेंट के अंदर डिफिकल्टी पैदा करता है। तो इसीलिए सारे के सारे चार्जेस नहीं जा पाएंगे और कुछ चार्जेस जा पाते हैं जहाँ पे ये इंड्यूसिंग होने लग जाती है। तो नंबर ऑफ ये इंड्यूस चार्जेस है ना वो ऑलवेज लेस देन होंगे किसके, सिग्मा के बराबर। अगर हमारा वैसे मेन कंडीशन ये होती है लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा, जब हमारा मेटल है बीच में कुछ भी नहीं है, एयर है, तो उस केस में ये इस दूसरे के बराबर हो जाते हैं, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज लेस देन सिग्मा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज अभी तक हमने पोलराइजेशन और क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स इतने अच्छे से नहीं पढ़े, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ सिंपल से आपको याद रखना है कि जब हमारे पास मेटल प्लेट्स होती है, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स, और यहाँ पे आपको इतना तो पता ही होगा कि कंडक्टर के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, और ये जो इंड्यूस चार्जेस होंगे ना वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, सारे के सारे इंड्यूस जाते हैं, यहाँ के सारे इधर चले जाएंगे, यहाँ के सारे, ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक बीच में रखते हैं ना तो वो इंड्यूसमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो बैरियर एज अ बैरियर काम करता है, वो उसकी रुकावट लाएगा इनके फ्लो में। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा इजीली ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, होते ही नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पे जो इंड्यूस चार्जेस है ना वो कम होंगे कहीं ना कहीं जो मेन हमारे चार्जेस है उससे। ये चीज़ समझ में। अब देखो ये प्लस प्लेट ये माइनस प्लेट, तो इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल प्लेट्स है ना मेटल, उनकी वजह से एक फील्ड होता है जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, होगा। और यहाँ पे भी इंड्यूस चार्जेस आए, लेकिन ऑपोजिट केस में आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, इसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ई, बिकॉज ये इसको अपोज करता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये प्लस से माइनस तो ऐसे होगा, ये प्लस से माइनस तो ऐसे होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर मैं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो क्या होगा, ई नॉट माइनस ई, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर में वो क्या होगा, ई नॉट माइनस ई आई होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसको अपोज करता है। ओके, नाउ सी, हाँ हमें पता है कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक पुट करें ना तो कहीं ना कहीं वो हमारे फील्ड को रिड्यूस करेगा बिकॉज नंबर ऑफ
जो ये चार्जेस है ना सिग्मा, जो चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा है ये भी तो कम हो रही है ना। मैंने आपको बोला है सिग्मा इज ऑलवेज लेस देन सिग्मा। अगर हमने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक पुट करा तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा, लेट्स से कि हमने ये जो डाइलेक्ट्रिक लिया है ना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हमको किसी डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करना है ना तो हम लोग उस कांस्टेंट के से डिफाइन करेंगे, ज़्यादा है कम है क्या है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू से पता पड़ जाएगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो ये जो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है इस फैक्टर से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पहले अगर ई नॉट था ना और बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया तो ये इस नॉट की वैल्यू कम होगी कहीं ना कहीं। ये हमको यहाँ पे भी तो दिख रही है ना, ई नॉट माइनस ई, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, लेट्स से दिस ई नेट इज ई नॉट बाई के। ये जो के है ना कॉन्स्टेंट इस फैक्टर से कम हो रहा है। तो ई नॉट अपॉन के इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई लिख सकते हैं। अब देखो ई नॉट हमें पता है कि ई की वैल्यू होती है क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन ए होती है। बीच की बात इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सिग्मा अपॉन ए होती है, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी चीज़ क्लियर है। तो देखो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के इक्वल्स टू सिग्मा, एक बार सिग्मा ले लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई, यहाँ पे सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो, हो जाएगा। दिस इज अगेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू, ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आएगा सिग्मा इक्वल्स टू के सिग्मा माइनस सिग्मा आई हो जाएगा। या फिर सिग्मा वाली टर्म को आप एक साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस के सिग्मा इक्वल्स टू माइनस का के सिग्मा आई हो जाएगा। या फिर के सिग्मा आई इक्वल्स टू के सिग्मा माइनस सिग्मा, इस टाइप से हो जाएगा। एक बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सिग्मा आई, सिग्मा कॉमन ले लो तो के माइनस वन, हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा आई की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ आ रही है, ओके ये हो जाएगा। देखो सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के माइनस वन, ये वैल्यू आ रही है। अब के से डिवाइड कर लो तो सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा के से डिवाइड कर लो 1 माइनस 1 अपॉन के, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज आर रिजल्ट। यहाँ से हमें जो इंड्यूस्ड चार्जेस है ना इसकी वैल्यू इजीली हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और इस फॉर्मूला में हमको चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना हमारा, यार कैसे खुलेगा, तो यहाँ से हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, मुझे भी पता है, बिकॉज आपने अभी तक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा आराम से। आप बस इतना समझो कि जब हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता है ना, तो पास हमारे पास बीच में अगर एयर है तो हमारे पास सिर्फ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र है ना वो ज़्यादा, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बीच में डाइलेक्ट्रिक रख लेंगे ना तो ये पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं इनको फ्लो करने के लिए रोकता है, बैरियर, बीच में बैरियर का काम करता है। तो इसकी वजह से ये जो फ्लो है ना वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू से कम हो जाए बाय दिस फैक्टर के, इसलिए हम लोग ई नॉट अपॉन के लिखते हैं। फिर देखो बाहर की प्लेट्स की वजह से ये जो ई नॉट एक्सटर्नल है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, अंदर इंड्यूस चार्जेस की वजह से ऐसे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर तो हमने सिर्फ उसे वैल्यूज पुट करी और ये वाली वैल्यू निकाली है जो हमारी होती है इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब इसमें एक चीज़ देखो कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, किस डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिड्यूस हुआ, ई नॉट बाई के से रिड्यूस हुआ। मतलब डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो देखो पोटेंशियल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू ई डॉट डी होता है, तो E इक्वल्स टू V अपॉन डी होगा। V इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है ना, तो सीधा यही फॉर्मूला। तो V इक्वल्स टू ई कितना, ई नॉट बाई के इंटू डी, तो मतलब V इक्वल्स टू ई नॉट डी बाई के, और ये हमारा क्या है, V नॉट है, V नॉट बाई के, मतलब
ओरिजिनल कितना था और डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की वजह से ये भी के वाले फैक्टर से कम हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, पोटेंशियल भी रिड्यूस हुआ। अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। अब हमारा Q तो सेम ही है और V कितना हो गया, V नॉट बाई के, तो C इक्वल्स टू क्यू के बाई वी नॉट, ठीक है। दिस इज आर इनिशियल कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा C नॉट के। तो बेसिकली C इक्वल्स टू C नॉट के, वे C नॉट इज द इनिशियल कैपेसिटेंस जब हमने कोई मीडियम नहीं रखा और C जब मीडियम रखा। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंस की वजह से। इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे। भाई हमने बीच में कोई चीज़ डाली है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब तो निकलना चाहिए पॉजिटिव साइड में, तब जाके हम लोग इतनी स्टडी कर रहे हैं। उस डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, पोटेंशियल भी कम हो रहा है, लेकिन हमारा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और हमें उसी से मतलब है। हम लोग कैपेसिटर को पढ़ रहे हैं ना, हमें चाहिए कि ऐसा कुछ करे कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे। जैसे ही हमने मीडियम चेंज किया, डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस बढ़ा ना, तो इसीलिए वो ज़रूरी है स्टडी करना। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। किस फैक्टर से, दिस फैक्टर के से, यहाँ से ये इंक्रीज होता है। ये हो गया। और अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ना है ना, तो भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी, वैल्यू पुट कर दो के, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ लेना, तो वहाँ पे जो इन जनरल हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट ए डी होता है और के क्या होगा, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ये पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं होकर हम लोग क्या रख दें, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे, बीच में हम लोग कोई मेटल की ही चीज़ रख देते, बीच में मेटल रख देते, तब हमारा क्या केस होगा। अभी तक तो हमने क्या लिखा था, डाइलेक्ट्रिक, अब हमने बीच में मेटल रख दिया, अब क्या होगा। अब लिया था ये प्लस माइनस माइनस कंडक्टिंग प्लेन और बीच में हमने क्या ले लिया, मेटल ले लिया, ठीक है। और हमें पता है कि मेटल के लिए जो फील्ड होता है ना, वो क्या होता है, जीरो, और बाहर क्या है, ई नॉट। अब देखो मेटल के लिए फील्ड जीरो हो गया और अंदर हमें पता है कि मेटल की वजह से जो फील्ड है ना, वो चेंज होकर कितना हो जाता है, ई नॉट बाई के हो जाता है। तो बेसिकली हियर वी हैव ई नॉट बाई के इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई नॉट एंड ई आई बराबर हो जाएंगे। किस लिए बराबर हो जाएंगे, मैंने बोला कि अंदर मेटल है, मेटल होगा तो सारे के सारे चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमें जो ई नॉट मिलता है ना, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई आई जो मिलता है सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। जब सिग्मा और सिग्मा आई बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्जेस सेम ट्रांसफर होंगे। बीच में कोई मेटल है, मेटल की वजह से कि सारे के सारे चार्ज उतने ही ट्रांसफर होंगे जितना एयर की वजह से होते थे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब ई नॉट माइनस ई आई कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएंगे जब दोनों की वैल्यू सेम है। तो जब दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई इक्वल्स टू जीरो, और ये किसके बराबर होता है, ई नॉट बाई के के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और के की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। ये समझना ज़्यादा इजी है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमने बीच में दोनों रखा है, थोड़ा सा एयर वाला पार्ट रखा है, थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक वाला रखा है, यानी पार्शियली फील्ड है। क्या है, पार्शियली फील्ड। तो उसके अंदर क्या होगा, पार्शियली फिल करा हुआ है हमारा, ये इस टाइप का है, और यहाँ पे हमने सिर्फ इतने पार्ट के अंदर, ये लेट से पूरे की डिस्टेंस d है, इसकी डिस्टेंस t है, सिर्फ इतने पार्ट पे हमने क्या डाइलेक्ट्रिक फील्ड करा, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल एयर जो वैक्यूम होता है वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d मल्टीप्लाई बाय k, ये होता है ना, हमने पढ़ा है c इक्वल्स टू सी नॉट k, वही हमने पुट करिए। हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई के, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है लिखने का। अब इसके हिसाब से हमें फॉर्मूला बनाना है, तो क्या होगा, ये चीज़ कॉमन है, d बाई के। आपको देखना है कि कितने डिस्टेंस के लिए है और कितने के लिए। जब a होगा ना, सॉरी जब एयर होगी ना, तब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होता है, बिकॉज वो इजीली पास कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डिस्टेंस के लिए देखो, ये सॉरी सबसे पहले इस डिस्टेंस के लिए देख लो, चलो ये कितना डिस्टेंस है, t, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है, कि हमने क्वेश्चन में गिवन है, प्लस में पीछे बचा हुआ हिस्सा, कितना हिस्सा है, d माइनस टी अपॉन
के, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी थिकनेस t है, तो डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। अगर मैं यहाँ पे 2 रखती ना, ठीक है, इसकी T1 है, इसकी T2 है, तो क्या हो जाता है T1 बाई K1, इसकी K1 K2 ले लो, इसकी K1 ले लो, तो ये प्लस ऐसे हो जाता, ठीक है। लेकिन हमने दूसरा यहाँ पे कुछ लिया ही नहीं है, दूसरा हमने क्या लिया है, सिर्फ एयर लिया है, और जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, और उसकी थिकनेस कितनी है, पीछे बची हुई d माइनस टी अपॉन के, ये हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा t बाई के प्लस डी माइनस टी, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो हम लोग इसको लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। तो इस टाइप का फॉर्मूला हो जाएगा जब हमारे पास पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखेगा। इसके ऊपर हमें ना 2 टाइप के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, अगेन पैरेलल और सीरीज वाला। अगर मैं सीरीज की बात करूं, मतलब मेरे पास ऐसा है जहां पे हमने 2 डाइलेक्ट्रिक रख दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, दिस इज K1, दिस इज K2, इसकी थिकनेस ले लो, सॉरी पूरे की थिकनेस d ले ली और हमने इक्वल में डाला है, तो ये d/2, ये d/2, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम है, एरिया दोनों का सेम है। अब क्या होगा, देखो फॉर्मूला होता है c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a k बाई d, जिसको हम लोग लिखते हैं a d बाई k। अब यहाँ पे 2 टाइप के फिल है, तो एप्सिलॉन नॉट a, इसकी थिकनेस कितनी d/2 K1, और इसकी थिकनेस प्लस d/2 K2, इस टाइप से हमको लिखना है। अब आप इसको सॉल्व करो तो c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a, d/2 कॉमन करो तो 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा, और आगे सॉल्व करो एप्सिलॉन नॉट a d/2, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 और K1 K2 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d मल्टीप्लाई बाय में 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि हमें पता है कि ये जो C है ना किसके बराबर होता है, दिस इज C नॉट K, इसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं K इक्विवेलेंट। मैं एक आपको रिलेशन बता रही हूँ कि अगर आपको इक्विवेलेंट मतलब दोनों डाइलेक्ट्रिक दे रखे, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे। ये फॉर्मूला यहाँ तक इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस C को लिख सकते हो C नॉट K इक्विवेलेंट, कि ओवरऑल जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d 2K1 K2 K1 प्लस K2। अब मुझे पता है कि ये तो हमारा C नॉट ही तो है, इन जनरल हम लोग यही तो पढ़ते हैं, C नॉट मतलब जब हमने कुछ भी पुट नहीं करा है, बीच में एयर है, तब के लिए ये वैल्यू है। तो हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। जब आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछे ना, तब की बात। ये कब है, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। अब हम लोग अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, ये है और हमने इस टाइप से फिल किया है पैरेलली, तो यहाँ पे थिकनेस दोनों की बराबर, लेकिन एरिया अलग है, ये आधा एरिया ले लेगा, ये आधा एरिया ले लेगा, इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2। देखो लिखते हैं कि C1 हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2, बिकॉज दोनों के लिए अलग अलग एरिया है ना, अपॉन A2, और इसकी जो वैल्यू है D, और ये K1। और C2 की बात करूँ तो एप्सिलॉन नॉट a/2 K2 बाई D। पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट जो होता है ना वो C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट a/2 कॉमन ले लो, D भी कॉमन ले लो, K1 प्लस K2, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d, और ये K1 प्लस K2 बाई 2 हो जाएगा, ये C इक्विवेलेंट। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C इक्विवेलेंट अगेन C नॉट K इक्विवेलेंट लिख दो, और ये वैल्यू लिखो, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। ये कौन सा केस, जब हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। तो इस टाइप से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी इक्विवेलेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। सिंपल सी कैलकुलेशन। अब देखो है तो सब सिंपल जब हम लोग इंडिविजुअल पढ़ते हैं तब, लेकिन जब सारा सिलेबस साथ में आता है ना, तो चीज़ें याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए अच्छा है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। एक ही चैप्टर में आपको 50 फॉर्मूले मिल जाएंगे। सबको याद रखना मुश्किल है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उनको याद रखने के लिए उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी।
अब ये आगे एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है वो कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक रहता है, देखो मैंने अभी चेक किया कि मैंने वो पुरानी वाली जो आपके एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें देखा था, तो अभी वाली आपकी बुक में पोलराइजेशन वाला पार्ट है, जो मैंने अभी आपको बोला ना कि पोलराइजेशन इतना सिलेबस में नहीं है तो डिटेल में मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी मैंने चेक किया पोलराइजेशन वाला पार्ट आपके में है। तो अभी हम लोग उसको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर का, उसके स्टार्टिंग में ही मैं आपको पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको ये नहीं रहे कि यार सिलेबस में है लेकिन मैंने बताया नहीं। मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में बताया कि सेंटर्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन उसको अच्छे से कैसे वो पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि मैंने पोलराइजेशन छोड़ दिया, मैं करवा दूंगी उसको। लेकिन अभी एक्चुअल में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बिकॉज टॉपिक ज़्यादा कवर करने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का करा दूंगी। अब इसका एक इस चैप्टर में छोटा सा पार्ट रहता है, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन जो लोग नीट जेईई के लिए प्रिपेयर कर लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर के स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ बता दी थी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब एक्सप्लेन किया था स्फेरिकल कैपेसिटर, कि उसमें जो एनर्जी होती है ना वो बाउंडेड नहीं होती है और कैपेसिटेंस बहुत लो देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से उसको हम लोग कम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्फेरिकल शेल यानी कॉन्सेंट्रिक शेल की फॉर्म में अगर कैपेसिटर को बनाएं तो वहाँ पे हमको एनर्जी बाउंडेड मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी नहीं मिलेगी जो हमको स्फेरिकल कैपेसिटर में मिलती है। तो ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से होगा, एक स्फेयर है रेडियस ए, दूसरे की रेडियस बी, ये वाला होलो होगा, अंदर का सॉलिड होगा। ऑब्वियस सी बात है होलो के अंदर ही हम लोग सॉलिड को फिट कर सकते हैं, बिकॉज अगर बाहर वाला सॉलिड है तो उसके अंदर एक और स्फेयर को फिट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये होलो है, ये सॉलिड है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। और हमने क्या कर दिया, आउटर वाले को ग्राउंड कर दिया, यानी इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया। तो बेसिकली बी, इसको हम लोग अगर ए मान रहे इसको बी मान रहे तो बी का पोटेंशियल हो गया जीरो। इसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, तो इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा, बिकॉज हमने क्या बोला है, ओवरऑल के होलो सरफेस है, होलो के इनसाइड फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। और गॉस लॉ से फील्ड की वैल्यू होती है E=Q/ε0, मतलब इनसाइड टोटल चार्ज भी जीरो होना चाहिए। तो अगर ये प्लस क्यू है तो इनर साइड पे हमने माइनस क्यू ले लिया, ताकि ओवरऑल अंदर टोटल जो चार्ज है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ तक चीज़ें समझ, इतना डिटेल में नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फिर भी, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी रहे फॉर्मूले को याद करना। ठीक है, ये चीज़ ओके। अब देखो कैपेसिटेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या बोलता है, Q/V। V कब बोलता है, जब हम लोग इनफाइनाइट से बात करते थे ना, तो इनफाइनाइट को जीरो ले लेते हैं, एक्चुअल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला। तो C=Q/VA - VB, और VB हमको पता है ये VB, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो फॉर्मूला हो गया Q/VA। तो बेसिकली अब हमें A का पोटेंशियल निकालना है इस वाले स्फेयर का। तो इसका पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करा है कॉन्सेंट्रिक शेल्स के लिए कि दोनों की वजह से होगा, अंदर इसके खुद की वजह से भी होगा और इसके बाहर की वजह से भी होगा। अगर मैं ए की बात करूँ इसके खुद के सरफेस की वजह से, तो KQ/R ये होता है, KQ/A यानी रेडियस इसकी। दूसरे की वजह से ये इसके लिए आउटर पॉइंट होगा, सॉरी बी के लिए इनसाइड पॉइंट होगा, और ये -Q चार्ज है तो -KQ/ इसकी रेडियस हो जाएगी बी। ये हमारे पास हो जाएगा विच इज़ KQ, आप कॉमन ले लो। ये कैसे निकालना है हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने कॉन्सेंट्रिक शेल्स के लिए पोटेंशियल निकालना पड़ा था। तो ये हो जाएगा 1 - C 1 - B, आप वैल्यू पुट कर दो, C=Q/KQ, और ये हो जाएगा B - A/AB, ये हो जाएगा। आप इसको और कैलकुलेट करोगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πε0 AB/B - A। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, जब आपको नॉर्मल कैपेसिटर कोई सेल कॉन्सेंट्रिक नहीं हो तब हमारे पास C=4πε0R, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और इस फॉर्म में हो, शेल की फॉर्म में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, बिकॉज हमारे पास दो शेल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्फेरिकल के लिए पढ़ सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ही है या फिर हम लोग लिनियर भी पढ़ रहे, सिलेंड्रिकल ही पढ़ रहे, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होगा इसके अंदर, जब हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे ना तो हम लोग इनफाइनाइट वाला केस लेंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर होगा। ठीक है, इस टाइप से इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, इसके अंदर एक और होगा, ये भी कॉन्सेंट्रिक शेल की फॉर्म में होगा इस टाइप से।
ये मैंने डैश डैश बनाया बिकॉज ये इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब इनफाइनाइट वाला केस होता है ना, तो हम लोग पूरा कैपेसिटेंस निकालना मुश्किल होता है। वहाँ पे हम लोग पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में निकालते हैं कि इस पर यूनिट लेंथ इतना होगा, अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इतनी लेंथ का निकाल रहे हैं, इसकी लेंथ L है, तो इसके लिए निकालेंगे। ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, मैं फिर से बता रही हूँ, सिलेबस में इतना डिटेल से नहीं है। इवन जेईई मेंस में भी सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आए तो करने जैसा है। ओके, अगेन ले लो, ये इसकी एक्सिस हो गई, दिस इज रेडियस ए, इसकी रेडियस बी। और यहाँ पे जब हम लोग सिलेंडर की बात करेंगे तो चार्ज की बात नहीं करके चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी एक पॉइंट पे हम लोग नहीं ले सकते। तो चार्ज डेंसिटी हम लोग लेते हैं लैम्बडा। सेम कॉन्सेप्ट होगा, इसको प्लस लैम्बडा दिया है तो अंदर आ जाएगा माइनस लैम्बडा, ताकि टोटल अंदर का चार्ज क्या हो जाए, 0 हो जाए। सेम चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C = Q अपॉन डेल्टा वी होता है। अब यहाँ पे हम लोग चार्ज को पढ़ रहे हैं, चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे हैं, हमको पता है लैम्बडा = Q पर यूनिट लेंथ, ऐसा होता है। तो Q = लैम्बडा L डेल्टा वी, और हमें चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब लैम्बडा तो कांस्टेंट है, हमें डेल्टा वी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे भी हमने इसकी आउटर शेल को क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। तो इसका जो बी वाला है ना, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और सिर्फ हमें पोटेंशियल निकलना है लैम्बडा अपॉन वी ए। तो वी ए कितना होगा, यहाँ पे निकालना होगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला से। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सिलेंडर के लिए नहीं लिख सकते, कैसे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है डेल्टा वी = माइनस का E.dr होता था ना, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E। और हमें पता है कि किसी सिलेंडर के लिए डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कोई डिस्टेंस R, अब यहाँ पे सिर्फ ओके एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हमने जब ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स बोला ना, तो मैंने बोला ये ज़्यादा यूज़फुल होता है बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बाउंडेड होती है। क्यों बाउंडेड होती है, देखो इसके बीच में यहाँ पे यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके अंदर फील्ड 0, इसके बाहर फील्ड 0, तो सिर्फ और सिर्फ फील्ड एग्जिट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। बाहर 0 क्यों, मैंने बताया ना, बिकॉज टोटल इनसाइड चार्ज 0 हो गया, तो इसके बाहर कुछ भी फील्ड नहीं होगा। और ये सॉलिड कंडक्टिंग है, तो इसके बीच में भी चार्ज फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो जो फील्ड हमें मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों शेल्स के, इन दोनों के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी बाउंडेड रीजन में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन में नहीं है। सेम केस यहाँ पे भी हमें जो देखने को मिलेगा ना, स्टोरेज मोड सिर्फ इन दोनों के बीच में दिखेगा, यहीं पे फील्ड एग्जिस्ट करता है, बाकी जगह 0 हो जाता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे E तो हमें पता है कि किसी एक यहाँ पे डिस्टेंस R मान लो यहाँ बीच में कहीं है, फिर हम लोग गॉसियन रेडियस लेते थे, कैलकुलेट करते थे, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था लैम्बडा अपॉन 2πε0r। ये R होती थी, जैसे हमने ये यहाँ पे इस बीच में कहीं पे गॉसियन सरफेस बनाया था, उसकी डिस्टेंस R लेते थे। तो आप लिख दो लैम्बडा अपॉन, और अब R कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, तो सिर्फ इन दोनों पॉइंट से A से B तक वेरी हो रहा है, तो A से लेके B तक कैलकुलेट करोगे, लैम्बडा अपॉन 2πε0 बाहर आ जाएगा। dr अपॉन R का इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो होता है log R, और लिमिट लग जाएगी A से B तक, तो ये हो जाएगा V = लैम्बडा अपॉन 2πε0 log B माइनस log A। या फिर इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा V = लैम्बडा अपॉन 2πε0 log B/A, E की बेस होगी। ठीक है, ये चीज़ तो आपको मैथ्स में पढ़ी होगी, आपको पता होगा अच्छे से। अब आप फॉर्मूला पुट कर लो यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ = लैम्बडा अपॉन VA, दिस इज आर VA, निकाल दो लैम्बडा, ये 2πε0 और ये log B/A, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, और C/A आ रहा है हमारा 2πε0 अपॉन log B/A। लेट मी चेक, यही रिजल्ट आ रहा है आपका, हाँ आपका यही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पे जो लास्ट 2 टॉपिक कराए ना, उसमें आपको पूरी की पूरी प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे गिवन भी नहीं होगा इवन इसका न्यूमेरिकल। आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज, ये वाला फॉर्मूलाज और 4πε0 AB अपॉन B माइनस A, वो वाला फॉर्मूला स्फेरिकल के लिए, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या हुआ वो कहीं आपको नहीं पूछने वाला है, और आपकी NCERT में तो ये टॉपिक है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया। 2 वीडियो में मैंने आपको बोला था, 2 वीडियो में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, और चैप्टर खत्म भी हो गया।
तो ठीक है, अभी हम लोग मैं भी बहुत थक गई हूँ एक्चुअली, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लास्ट में थोड़ा सा जल्दी भी कर लिया, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने करा लिया मेरे तरीके से। अगर आपको लगता है कहीं डिफ़िकल्टी है या मैंने कहीं पे जल्दी जल्दी में कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में, देखो हम लोग पढ़ तो फिजिक्स ही रहे, तो किसी भी चैप्टर में कुछ अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कर लेंगे, जैसे पोलराइजेशन वाला रह गया तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कर लेंगे। होपफुली नेक्स्ट वाला चैप्टर थोड़ा सा कम लेंथी हो, देखते हैं। अभी मैं खुद भी उसके पूरे प्रॉपर इसमें नोट्स वगैरह बनाऊंगी, तब मुझे आइडिया लगेगा कि कितना वीडियो कवर करेगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, और ट्राई करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में उसको भी कवर कर देंगे। नॉट मिड ऑफ एक्चुअली, विल ट्राई कि हम लोग 10 जुलाई से पहले इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलो आज के लिए बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं भी। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, कहीं प्रॉब्लम मुझे बताना। थैंक यू।